वहाँ पे दिखाने से हमारी फिल्म मेकिंग की जर्नी भी शुरू हुई। अरे कोई बात नहीं, कट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, मैं भी प्रोडक्शन से ही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वीसी और आज हमारे से मिलने आने वाले हैं लक्ष्य खंडूरी, जो कि बहुत वेल नोन फिल्म मेकर हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए काम कर चुके हैं और बाकी बातें उनसे मिलके करते हैं। लेट्स रोल। बस बढ़िया, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। वैसे भी अभी ना लाइट चली गई थी, हमने कहा तो बैकअप हाँ बैकअप चल रहा है। आपका ना जो जर्नी रही है बीइंग अ स्टंट राइडर से फिल्म मेकिंग में, Yes. तो वो किस तरीके से रही? कैसे आपने इतने बड़े बड़े क्लाइंट को अप्रोच करा, कैसे इतने बड़े स्टार्स को आपने लॉन्च किया? ये वाली जो जर्नी है कैसी रही है, इस हम पॉडकास्ट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू द शो। और मिस्टर लक्ष्य खंडूरी जो ओन करते हैं लिबरल आर्ट प्रोडक्शन, एवोल्यूशन, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट, जैसे आपने डकैत को सुना होगा, श्यांस को सुना होगा। एक्चुअली लॉन्च नहीं करा और ना मैं ओन करता हूँ, ये बेसिकली ज़्यादा हो गया है। आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ द फाउंडिंग टीम। बट एंड एक्चुअल में जो मेहनत करी है, मैंने खुद देखा है वो कितनी मेहनत करते हैं इन आर्टिस्ट के साथ कि उनका कंटेंट बनाने में। और अगर मैं बात करूँ पिछले टाइम की भी, अगर मैं जाता हूँ 2012, 2011, 12 में प्यार एक दर्द लॉन्च हुआ था। इट वाज अ बिग हिट। मतलब हम बात करेंगे उस टाइम की, मतलब हमसे भी छोटे थे उस एज में। उस एज में ऐसी हिट देना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, जब यहाँ वो तो भी विशाल है एक्चुअली, हाँ, जिसने वो गाना बनाया है। वही। बट अगेन वही है कि हम लोगों ने ट्रस्ट करा एक दूसरे को तो कर पाए। हाँ, बट ये था ना कि उस टाइम पे कंटेंट उस तरीके क्रिएट करना, वो टीम अप करना, आई सारी नो चीज़। व्हाट यू मीन। बिल्कुल लिटरली कि मेरे को लगता है कि उस टाइम पे एक्चुअली सोचना ही बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली देहरादून जैसे शहर से, कि कैसे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बट अगेन वही है कि लाइक यार, हमें जो लगा स्टार्टिंग से और हमने करा। और ना मैं ओन करता हूँ कोई चीज़, ना मैंने किसी को लॉन्च करा है। मैं हैपन टू बी सही टाइम पे, सही जगह पे, सही रिसोर्सेज के साथ था, इसलिए ये सब चीज़ें हुई। ये तो ऑनेस्टली आपका बड़ापन है। नहीं। तो स्टंट राइडिंग से फिल्म मेकिंग में जो आप आए, एक बार से आपने पूरा करियर जो स्विच किया, तो कैसे किया? एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, 2000 आई थिंक 5 या 6 में मैंने स्टंट राइडिंग शुरू करी थी। एंड बेसिकली कुछ नहीं था, ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो लाइक जो यूजुअली लोग नहीं कर रहे। क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेल चुका था तब तक, मेरे पेरेंट्स ने मुझे गोल्फ तक खिला दिया था। आप समझिए उस उम्र में, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तब। एंड मुझे फुटबॉल, क्रिकेट, मैंने सारे स्पोर्ट्स खेल लिए थे। तो मुझे ना एक हाई नहीं मिल रहा था किसी चीज़ से। तो मोटर स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ थी, स्टंट राइडिंग, जिससे वो मुझे हाई मिला। तो मैंने वो ट्राई करा एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब मैंने वो चीज़ें करी तो मैं स्कूल में थोड़ा सा, अपने क्लास के अंदर ना, थोड़ा सा लोग मुझे पहचानने लग गए कि भाई ये तो स्टंट वंट करता है, और है ना ऐसे ऐसे करता है। और कुछ लोग मुझे ऑब्वियसली डिमीन भी करते थे कि भाई ये तो स्टंट करता है, गाड़ियाँ उछालता है करके ना, मतलब। बट ऑब्जेक्टिव ये था कि यार, जब आसपास के लोगों को पसंद आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ को आगे और लोगों तक पहुँचाऊँ। एंड और लोगों तक पहुँचाने से मतलब था कि कैसे और लोग समझ सकें कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल था कि स्टंट राइडिंग एक इलीगल स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं है, मतलब इलीगल एक्टिविटी नहीं है, एक स्पोर्ट है जिसको मोटर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं। इंडिया में इसको एज ए इलीगल एक्टिविटी देखा जाता है, क्योंकि इसके लिए करने के लिए जगह नहीं थी। तो उसको करने के लिए बेसिकली हमने क्या करा, हमने शुरू करा एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम टीम एवोल्यूशन है आज की डेट में। एंड बहुत फेमस है। तो उस यूट्यूब चैनल पे हमने वीडियोस डालने शुरू करे एंड लोगों ने देखने शुरू करे। एंड एक्चुअली देहरादून के लोगों ने कम देखे उन वीडियोस को, और दिल्ली, कोलकाता, अपना साउथ इंडिया कम्प्लीटली, उन लोगों ने ज़्यादा वीडियोस को देखा। तो हुआ क्या कि वहाँ से हमारा थोड़ा सा जर्नी शुरू हुई। एंड क्या हुआ कि फिर हमें लगा कि यार, हम मंडेन तरीके से वीडियोस को नहीं डाल सकते, बस कि एक क्लिप डाली, ठीक है, और लोग उसे देख रहे हैं और उस पर वो कर रहे हैं रिस्पॉन्ड। तो हमने अपने फिल्म मेकिंग स्किल्स को बढ़ाना शुरू करा। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा रोल था अग्रिम का। ओके, भाई कौन से सन की बात है ये? ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 2009, हाँ 2008, 2009 की बात होगी, यस। तो अग्रिम की दीदी, हमारी दीदी आंचल दी, बेसिकली उन्होंने अग्रिम को एक कैमरा दिलाया 550D कैनन का, मुझे पता है। विच इज़ वो, उसमें हमको डेप्थ का बहुत वो था कि बेसिकली हमारे कैमराज में डेप्थ नहीं आ रही थी उससे पहले ना, क्योंकि हम फ़ोन के कैमराज और वो सब 3GP फाइल से तो एडिट कर रहे थे हम। तो एंड उससे पहले हमने एक और कैमरा से एडिट करना शुरू करा था, विच वॉज कैसेट टेप कैमरास, बीटा, जो पहले आते थे। हाँ बीटा हमारा, वो अभी भी पड़ा है। उस कैमरा से हमने शूट करना शुरू करा था, उसको कन्वर्ट कराना पड़ता था, फिर उसकी फुटेज इंपोर्ट करनी पड़ती थी बहुत।
लेट्स नॉट गो इनटू दैट बट हाँ उस टाइम पे तो साबर वो भी आते थे ना, पॉइंट एंड शूट भी आने लग गए थे उस टाइम पे तो। हाँ, लेकिन एक्चुअली हमारे पास नहीं था हाँ क्योंकि बीटा टेप्स के लिए कैमराज बहुत सस्ते पड़ते थे कंपेरेटिवली, समझ और पॉइंट एंड शूट उस वक्त आप ये देखो ना, पॉइंट एंड शूट कैमराज ऑलमोस्ट शुरू होते थे 20,000 रुपये से, हाँ। 15-20,000 रुपये शुरू होते थे, एंड वो कैमरा थे 2,500-3,000-4,000 रुपये के आ जाते थे बीटा टेप वाले कैमरा तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन था उस टाइम, तो हमने 2-3 वीडियोज़ उससे भी करे। बट अगेन पॉइंट ये था कि अग्रिम आया, अग्रिम 550D लेके आया, एंड हमने उस टाइम पे गोप्रो भी खरीदा। देन हमारा थोड़ा सा हमने होराइजन बड़ा हुआ हमारा कि हम और अच्छे से वीडियोस कैसे बना सकते हैं, और बड़े तरीके से और अच्छे तरीके से, और कैसे शूट कर सकते हैं। फिर एडिटिंग, पहले विंडोज़ मूवी मेकर था, फिर एविड आया, फिर उसके बाद फिर पहुँचे हम वेगस में, सोनी वेगस, फिर उसके बाद प्रीमियर, ऐसे करके तो मतलब जर्नी चली है। तो मतलब यही था कि उसमें अपग्रेड करते रहे। फिर हम मिले जो ट्रांजिशन हुआ मेन बेसिकली वीडियोस का, तो मैंने आपको बता दिया कि वीडियोस तो मोटा मोटा बस बेसिकली अग्रिम भाई आपके पार्टनर हैं, हाँ तो जी। वो आपको कहाँ से मिले? अग्रिम मेरा बहुत बचपन का दोस्त है। अग्रिम हम स्कूटी मॉडिफाई करते थे, 2-4 लोग ही थे देहरादून में। ओके। जसप्रीत करके था एक, अग्रिम करके, अग्रिम मेरा भाई और मैं और 1-2 और लोग थे जो स्कूटीज मॉडिफाई करते थे, और एक ही शॉप हुआ करती थी इनामुला बिल्डिंग में, जहाँ पे ये सब जो भी मॉडिफाई होती हैं। मतलब हम रैंडमली वहाँ मिले पहली बार, दोनों एक ही दुकान पे, और हमने कहा यार ये भी मॉडिफाई करा। तो उस वक्त थे बहुत कम लोग हुआ करते थे ना, तो मैंने कहा यार ये बड़ा सिमिलर टाइप का बंदा लग रहा है इससे ज़रा बातचीत करी जाए। तो उस टाइम हमारी इतनी बात नहीं हुई, बट फिर हमारा कॉमन फ्रेंड निकला जसप्रीत, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करा अग्रिम से। और अग्रिम अपने शायद मसूरी में पढ़ता था वो हॉस्टल में, तो वो छुट्टियों में आया हुआ था, तो वो आया और हमने थोड़ी बातचीत करी। एंड म्यूज़िक हमारे बीच में बहुत हम दोनों हिप हॉप सुनते थे मतलब ना, तो उसने हमें ज़्यादा कनेक्ट करा म्यूज़िक ने। तो वहाँ से बेसिकली अग्रिम और हमारी स्टोरी शुरू हुई। फिर फिल्म मेकिंग, फिर वो भी क्रिएटिव था, वो ग्राफिटी करता था और आर्ट करता था। उसकी पूरी फैमिली एक्चुअली, दीदी भी, उसकी मॉम भी, सब बेसिकली आर्टिस्ट हैं। मतलब उसके घर में ना सब लोग आर्टिस्ट हैं उसके घर में। तो ये नहीं पता था मुझे। हाँ, और बिजनेस फैमिली भी है एट द सेम टाइम, जिसकी वजह से आज की डेट में हमारा बिजनेस चल रहा है क्योंकि ही कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, है ना। तो वो आर्टिस्ट बैकग्राउंड था उसका, ये था, और म्यूज़िक हमारे बीच में बहुत होता। तो वैसे हमारी दोस्ती थोड़ी गहरी हुई एंड धीरे धीरे डेवलप हुई। एंड उसको भी स्टंट करने का शौक तो था, बाइकिंग वाइकिंग का, बट उसे अपनी गाड़ी से ज़्यादा प्यार था कंपेरेटिवली जितना हमें था। हमारी गाड़ियाँ टूटती रहती थी और उससे अपनी गाड़ियाँ बचा के रखनी थी, तो वो स्टंट नहीं करता था। तो उसने बेसिकली वॉलंटियर करा कि वो शूट करेगा हमें स्टंट करते हुए। तो वहाँ से बेसिकली उसकी प्रोडक्शन वाली जर्नी शुरू हुई। और एडिट मैं ही करता था पहले से ही, क्योंकि कोई भी बंदा एडिट करना नहीं चाहता सब शूट करना चाहते हैं, सब घूमना चाहते हैं, सब बेसिकली इधर उधर जाना चाहते हैं, बट एडिट कोई नहीं करना इस चाहता। टाइम पे आपकी बहुत बड़ी आई थिंक टीम थी, ये 40-50 लोगों की टीम थी। उस टाइम पे हाँ, नहीं उस टाइम पे इतनी नहीं थी, उस टाइम पे रही होगी 15-20 लोग तो थे। हाँ हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल ग्रुप, बेसिकली 2-4-5 लोगों से स्टार्ट हुआ एंड देन इवेंचुअली 15-20 लोग हो गए। बट उस टाइम पे ये था कि हम लोग ना बहुत वैसे नहीं थे, मतलब जैसे आज की डेट में हम लोग और मेंबर्स नहीं लेते अपनी टीम में। बट स्टार्टिंग में क्या था कि हमें ना अपने जैसे लोग दिख जाते थे जो बिल्कुल हमारे जैसे थे, मतलब कि जिनके पास ना जगह थी ना वैसे आसपास लाइक सराउंडिंग थी, एनवायरनमेंट था वैसा। तो हमें लगता था यार जिसके पास भी एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे पास भी एनवायरनमेंट नहीं है, तो एक साथ जुड़ के करते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे आई थिंक स्टंट करते थे, कोई तो खंडर था यहाँ पे। खंडर पे भी करते थे इधर, खंडर पे तो बहुत बाद में है। सबसे पहले हम करते थे ये अपना रायपुर का जो पुल है, सोम पुल, वहाँ से शुरू हुआ। फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर गया, ट्रांसपोर्ट नगर से खंडर आए, खंडर से फिर 2-3 जो कॉलोनीज बन रही थी उनकी रोडों पे करा। फिर बेसिकली अब ये चेंज क्यों होता था कि वहाँ से कोई भगा देता था या अपनी उससे? ब्रो नहीं, भगाते थे लोग बेसिकली। बहुत हमारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे हमें बार बार पुलिस ने पकड़ा है, कि आप क्या कर रहे हो, जबकि हम कोशिश करते थे कि हम खुद ट्रैफिक वाली जगह पे ना जाएं। हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली कोई हमें देखे ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लेकिन वही कि जैसे कोई आसपास है तो किसी को थोड़ा, मतलब लाइक अगर आप यहाँ देखोगे किसी को स्टंट करते हुए, तो आप खुद ही पुलिस को फ़ोन कर दोगे कि भाई ये रोड पे क्या कर रहा है। तो ये वाली बात थी। तो कोई मेजर इंसिडेंट भी हुआ है कभी जैसे पुलिस ने पकड़ लिया हो? बहुत बार हुआ है, लाइक मैं बोलूँ तो 100-150 बार हुआ होगा मेजर इंसिडेंट। तो फिर आप छूटते कैसे थे मतलब? एक्चुअली हमें पहली 1-2 बार पकड़े गए तो हमें बहुत डर लगा, बट फिर हमें लॉ पता लग गया। ओके। लॉ ये है कि बेसिकली मोटर व्हीकल एक्ट करके होता है, जो बेसिकली अगर आपको कोई पकड़ता है, पुलिस या कोई भी वो अथॉरिटी आपको पकड़ती है, तो वो सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हैं आपके साथ।
एक आपकी गाड़ी सीज करेंगे, सेकंड अगर आप उनसे मिसबिहेव करते हो तो आपको वो अरेस्ट करेंगे। तो हम क्या करते थे, हम गाड़ी सीज करवा देते थे अपनी कि भाई आप गाड़ी रख लो, हम छुड़वा लेंगे कोर्ट से, कोई दिक्कत नहीं। भले ही उसमें पैसे लगते थे 1,500-2,000 रुपये उस टाइम पे, हाँ, छुड़वाने में, क्योंकि वो बहुत सारी धारा लगती थी हमारी गाड़ियों पे, क्योंकि ना हेडलाइट होती थी ना इंडिकेटर, और एक्चुअली वो मॉडिफाइड नहीं था, वो टूट जाती थी चीज़ें और हम वापस नहीं लगवा पाते थे। अब हेडलाइट टूट गई तो उसे कौन लगवाएगा वहाँ पे, आप समझ रहे हो उसको, क्योंकि हेडलाइट लगाने की कीमत उस वक्त डीओ में थी करीब 3-4 हज़ार रुपये की हेडलाइट लगती थी। इस टाइप की फुटेजेस मैं दिखा सकता हूँ आपके पास, इसमें पड़ी होगी ना। हाँ, लाइक हाँ, मैंने जो बिल्कुल। देखी है वो पीछे से ना तो नंबर प्लेट होती थी, हाँ। ना आगे की मडगार्ड होता था नहीं। और उसमें पूरा स्टंट चल रहे हैं। स्टंट चल रहा है, यस। एंड एक्चुअली वो मतलब लाइक टाइम था कि हम लोगों को लगता था मॉडिफाई कर रहे हैं गाड़ियाँ, और हमारी लोग कॉपी करने लग जाते थे आसपास लोग, लेकिन हमारी गाड़ी टूट रही थी एक्चुअली, और हम उनको वापस नहीं जोड़ रहे थे उस तरीके से। तो वही पुलिस ने पकड़ते थे और हम अपनी गाड़ियाँ हमारी सीज हो जाती थी और हम उन्हें वापस ले लेते थे 2-3 दिन में या 4-5 दिन मैक्सिमम। तो हमें लॉ पता लग गया था, तो इंस्टेंसेस होते थे। तो अभी भी आप स्टंट करते हो या अभी आपने छोड़ दिया? नहीं करता हूँ, अभी भी करते हो? कभी कभी जब मौका मिल जाता है जब तो कर लेता हूँ, बट आई ऑल्सो ट्राई टू फाइंड टाइम, जैसे सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच में करा, और ऐसी जगह पे करता हूँ जहाँ पे लोग नहीं होते, क्योंकि डेडिकेटेड जगह तो है नहीं करने के लिए। तो ऐसी जगहों पे जाके ढूंढते हैं हम, वहाँ करते हैं कि जहाँ पे लोग ना मिले ज़्यादा और वहाँ कर सकें। ऐसे रोड पे नहीं करता चलते हुए। तो चलो थोड़ा सा ना पीछे आते हैं वापस उसमें कि आपका ट्रांजिशन कहाँ पे हुआ जिस पे हम आए थे। तो ट्रांजिशन कहाँ से आपने सीखा? हो गए हम इस चीज़ में। यूट्यूब कहाँ से, मतलब यूट्यूब के थ्रू सीखा, कैसे सीखा, जो भी आपकी यूट्यूब लर्निंग के थ्रू कैसे? सीखा यार, मतलब लाइक मैंने आपको बताया अग्रिम ने प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ लेके आया और एडिटिंग कैपेबिलिटीज़ मैं डेवलप कर रहा था। एंड हम लोग का फ्यूजन अच्छा था दोनों का, क्योंकि आपको वीडियो बनाने के लिए क्या चाहिए, एक शूट करने वाला है, एक एडिट करने वाला, मेन यही है पहले। तो हम दोनों के पास ये चीज़ें थी। फिर हम वही यूट्यूब में क्या हुआ कि हमें ना डिमांड करने लग गया है एक्चुअली, मतलब लाइक बोल के नहीं, लेकिन हमें लगता था यार हम अपने ऑडियंस को जो कंटेंट दे रहे हैं, उस वक्त हमारे शायद 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे आई थिंक। तो उस टाइम में बहुत थे, क्योंकि यूट्यूब उस वक्त इंटरनेट ही नहीं हुआ करता था। उस टाइम ट्यूटोरियल्स भी इतने नहीं थे जितने आज की डेट में है। नहीं थे। एंड तो उस वक्त वही था कि ब्रो हमारा ये था कि आज इस बार ऐसा वीडियो डाला है तो अब अगली बार इससे बेटर डालेंगे, फिर उससे बेटर डालेंगे, नई चीज़ें ट्राई करेंगे। तो ऐसे करके हमारा डेवलप होता रहा। फिर जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन आया वो तब आया जब मैं पहली बार विनीत सर से मिला। ओके। विनीत पंछी, आई डोंट नो इफ यू नो, हाँ, I know. बेसिकली ही इज़ द फाउंडर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। एंड उनसे जब मैं पहली बार मैं मिला भी क्यों उनसे, रमनीक करके हमारे साथ एक रैप आर्टिस्ट थे, अभी भी हैं एक्चुअली, बट वो रैप बहुत कम कर रहे हैं कंपेरेटिवली। तो उनके पास यहाँ पे इकलौता स्टूडियो था जो इंटरनेशनल लेवल का था, ऑडियो स्टूडियो। वो सिर्फ ऑडियो करते थे तब तक। तो उनसे जाके हम गए वहाँ पे, हमने कहा कि हमें गाना बनाना है और ये आर्टिस्ट है और ये सब है। उन्होंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, मैं बनाता हूँ, एक टेक लेके देखते हैं। कौन से सन की बात है ये 2009-10 होगा यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 9 एंड ही होगा वैसे तो। हाँ, तो हम वहाँ गए, हम स्टूडियो गए, उन्होंने टेक लिया। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा तुम म्यूज़िक बनाओगे, तुम म्यूज़िक का करोगे क्या? तो हमने कहा हमारा यूट्यूब चैनल है, हम इस म्यूज़िक वीडियो बनाएंगे और वो डाल देंगे यूट्यूब पे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो तुमने अब तक कुछ करा है? ऐसे करके उन्होंने मेरे से पूछा। तो मैंने उनको दिखाया कि भाई हमने ये करा है। तो उनको बड़ा फैसिनेटिंग लगा जो चीज़ें हमने करी और उनको पसंद आई। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त बोल दिया कि तुम कल इधर आना और मैं तुम्हें मिलाऊंगा देवस सर करके हैं, और वो दोनों बेसिकली, अब देवस सर का शायद देरा प्रोडक्शंस है। एंड इन दोनों के साथ मेरा अगले दिन मीटिंग फिक्स हो गई। तो मैं बैठा इनके साथ एक रूम में, इनके पास कोई इंटेल का प्रोजेक्ट था। तो दोनों लोगों ने मुझे बोला कि भाई ये इंटेल का प्रोजेक्ट है, आपको ये प्रोजेक्ट करना है एंड हम आपको पे करेंगे। एंड उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली फ्रीलांस है मतलब कि, एंड पे करेंगे। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा ट्यूटोरियल टाइप का वीडियो था। मैंने कहा इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है कैमटेशिया से और एडिट करके दे देना है। तो मैंने वही करा, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करी, एडिट करा उस पूरे इंटेल का प्रोजेक्ट, मतलब मेरा पहला प्रोजेक्ट था। वाह, और जो कि बहुत बड़ी वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड है। बिकॉज ऑफ विनीत सर आई थिंक वो पहले से ही बहुत अच्छे कंपनीज के साथ कनेक्टेड थे। तो वो प्रोजेक्ट मैंने आई थिंक 5 या 6 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया था देवस सर के साथ और विनीत सर के साथ। एंड उनको पसंद आया, उन्होंने मुझे पे करा और उन्होंने मुझे बड़ा हैंडसम अमाउंट पे करा पहली बार।
तो मेरी घंटी घूम गई वहाँ पे ना, मतलब वो बोलते ना कि भाई ओ भाई वीडियो बना के तो पैसे आते हैं ये भी मिलता है। ये भी हो सकता है वीडियो बना के, हम मतलब तो कि पैसे मजे- मिल सकते हैं। वही, हम तो मजे के लिए कर रहे थे। हाँ, हम मज़े के लिए कर रहे थे और यहाँ पे ये हो सकता है। तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ अग्रिम है, वो शूट वूट भी करता है। फिर हमने कुछ हम IHM पूसा गए, हमने कुछ शूट वूट करके ट्राई करा। एंड वहीं पे एक्चुअली जब हम IHM पूसा का एक वीडियो बना रहे थे विनीत सर के लिए, वहीं पे एक नाम आया दिमाग में सबके। मैं, अग्रिम, विनीत सर और देवस सर थे एंड हम चारों ने नाम सोचा UK07 फिल्म्स। एंड उसका एक टैगलाइन था लाइसेंस टू शूट। बहुत फेमस था उस टाइम पे UK07। तो वो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन हाउसेज हैं हाँ। यहाँ के। तो लाइक नहीं, वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन हाउसेज नहीं है वो, RC विजन करके हैं आई थिंक, जो उनका है अपने चांदना जी का। तो फर्स्ट तो नहीं बोलूंगा मैं बट मतलब वन ऑफ द, मतलब लाइक जो मतलब एक तरीके से नेशनल और इंटरनेशनली क्लाइंट्स एडवर्टाइजिंग में आई थिंक बोल सकते हैं कि बोल फर्स्ट सकते हैं फर्स्ट था। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने काम करना शुरू करा एंड हम सब ने काफ़ी काम करा ब्रो उसके बाद। एंड 2000 आई थिंक 16 तक वी ऑल वर्कड टुगेदर एंड उस टाइम तक हमने ऑलमोस्ट, नहीं तो मेरे हिसाब से तो हमने 1000 फिल्म्स बना दी होंगी क्लाइंट्स के लिए। ओके। एंड हमारी टीम मेजर ब्रांड्स कौन सी? आई थिंक सारी बड़ी ब्रांड्स ही थी कुछ। ब्रो हमने एक्चुअली आई थिंक A to Z में से कुछ ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स थे जिन जो ब्रांड्स हमने काम नहीं करा होगा, जैसे OQ करके कुछ ऐसे थे। हमने उस दिन बैठ के हम देख रहे थे कि हमने कितने ब्रांड्स के लिए काम करा है। आई थिंक नहीं तो नहीं, हमने करीब Fortune 500 कंपनीज के 200 ब्रांड्स को तो हिट कर दिया होगा। बड़ी बात होती है ये। हाँ, मतलब बड़ी बात क्या है वो इन देहरादून, हाँ, देहरादून में रह के, देहरादून क्योंकि से। लोगों का क्या होता है कि स्मॉल सिटी में रहने का मतलब वहाँ पे काम नहीं है। हाँ। सबके माइंडसेट ऐसे ही होता है कि बॉम्बे में रह रहे हो तभी आपको काम मिलेगा। Yes. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ से अकम्प्लिश कर पाना देहरादून में रह के, वो बड़ी चीज़ है। यस, बट आई थिंक यू नो लाइक इसके पीछे खाली मैं या अग्रिम नहीं है, मतलब हम टेक्निकल थे बहुत। हाँ। हमेशा से ही टेक्निकल रहे हैं, हम आज भी टेक्निकल हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसमें बहुत बड़ा हाथ है विनीत सर का, बिकॉज वो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हैं और वो कॉर्पोरेट अपनी वो छोड़ के आए थे। एक्चुअली आई थिंक माई बिगेस्ट मेंटर इज़ विनीत पंची, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। ओके, तो मतलब मेरे को लाइफ में बहुत लोगों ने मेंटर करा, बट उन्होंने जितना मेंटर करा मुझे, जितनी चीज़ सिखाई और किसी ने नहीं सिखाई आज तक। तो उन्होंने ये उनका अकम्पलिशमेंट है, क्योंकि देवस सर भी एक्चुअली ऑपरेशन संभालते थे, यू नो लाइक द अदर एंड ऑफ द बिजनेस, बट फ्रंट एंडिंग हमेशा विनीत सर करते थे। इन ब्रांड्स को देहरादून तक लेके आना, ये मैं बोलूँगा ऑल क्रेडिट गोज टू विनीत सर। देन उसको ऑपरेशनली एग्जीक्यूट करना, ऑल क्रेडिट गोज टू देवस सर। फिर उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते थे एक तरीके से वीडियोस में। हम बेसिकली अगर आप समझ लो तो हम टेक्निकल लोग थे वो, जिन्होंने एक्चुअली जो वो कमिट करके आते थे वो हम डिलीवर करते थे, मतलब वाली बात थी। तो बट अगेन हाँ, वो गुड वेरी, मतलब मैं बोलूँगा कि देहरादून में रह के जो मुझे एक्सपोजर वहाँ से मिला, वेरी क्लोजली वर्किंग विद विनीत सर हु हैज़ इमेंस एक्सपीरियंस, ऑनेस्टली ही हैज़ लिटरली वेरी इमेंस एक्सपीरियंस। और वो हमें बहुत फर्स्ट हैंड मिला, मतलब ना वो चीज़ें हमें बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने को मिली, क्योंकि वो एक VP लेवल पे थे एक कंपनी में। पर्सनैलिटी भी उस लेवल की है कि वो मतलब जब बात करते हैं ना तो उसी हाँ, में मतलब वो बिल्कुल ही ऑरा आता है कि वो ऑरा है उनका। एंड उनके बिल्कुल पैरेलली काम करना, मैं बोलूँगा। एक तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ कभी भी हायरार्की नहीं थी कि कौन बड़ा है। उम्र में एक्चुअली वो बड़े हैं बहुत मेरे से, तो ऑब्वियसली उनकी रिस्पेक्ट है, बट हमारी कंपनी में कभी हायरार्की नहीं थी वैसे कि कोई बॉस है और कोई मतलब वो है। हम एक्चुअली इक्वली ऑपरेट कर रहे थे, एंड आई थिंक इसी वजह से ये 2016 तक चला भी। ओके, तो ये जो हम्बलनेस वाली जो आपकी एक स्टाइल है काम करने की, वो आपने वहीं से अडॉप्ट की है? क्योंकि मैंने जैसे और फिल्म मेकर्स को देखा है, वो गाली गलौज करके बात करते हैं। बॉम्बे की पूरी टीम आती है, वो गाली से नीचे काम ही नहीं करवाती। हाँ। बट आपको जो करने का स्टाइल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आई थिंक एथिक्स एंड वैल्यूज हमारे अंदर पहले से थी। हाँ। माई बोथ पेरेंट्स वर डॉक्टर्स ब्रो, ऑनेस्टली। दोनों मेरे पेरेंट्स डॉक्टर से। आई लॉस्ट माई फादर वेरी अर्ली इन लाइफ, 2001 में आई लॉस्ट माई फादर। उसके बाद बेसिकली बट मेरी फैमिली ने हमेशा मेरे को बहुत, मेरे ईथॉस बहुत इंपॉर्टेंट था एंड वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी और एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे कि बेसिकली कोई तुमसे अगर बड़ा है तो उसे रिस्पेक्ट देना है, तुमसे कोई छोटा है तो तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देनी है, तो समझ लो वो भी है, मतलब ऐसा भी सिखाया गया है हमें। तो मैं कहूँगा कि ये जो, मैं ये नहीं बोलूँगा हम्बलनेस, बट जो ये वैल्यूज़ हैं ये बहुत एनवाइब्ड हैं, एंड आई थिंक ये सिमिलर वैल्यूज़ ही हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी टीम में ये वैल्यूज़ हैं, मतलब। और मेरा ये मानना है कि हमारे पेरेंट्स एक जैसे होते हैं तभी हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आप और मैं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स से कहीं ना कहीं एक जैसी वैल्यूज़ दी होंगी हमें, इसलिए हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक विनीत सर भी
उसमें थे एंड देवस सर भी थे और सब लोग लाइक मैं बोलूँगा जितनी भी पूरी टीम है, अग्रिम के पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड हैं and बहुत लाइक सपोर्टिव हैं, बहुत हम्बल हैं। तो ये पहले से सपोर्ट करते थे आपको स्टंट राइडिंग वगैरह में घर हाँ वालों ने ब्रो, कभी मेरे कुछ नहीं- पेरेंट, मेरी मॉम करती थी हमेशा से और अग्रिम के पेरेंट्स भी करते थे। हमारे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड थे, ओके मतलब उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला, उन्होंने बोला टांग मत तोड़वाना, जो कि मैंने तोड़वा ली बट लेकिन हाँ। तो कितने टोटल फ्रैक्चर कितने हुए आपको वैसे? ब्रो मेरे तो अभी भी इंजरी है, लिगामेंट इंजरी पैर में, एंड वो बहुत परेशान करती है मुझे। एंड आई थिंक अगर आप फ्रैक्चर्स पूछोगे तो छोटी मोटी चोटें पूछोगे तो मतलब होंगी 100-150, फ्रैक्चर्स भी होंगे 5-6 तो हैं, और ये सारा स्टंट राइडिंग के थ्रू? स्टंट राइडिंग के थ्रू ही हैं। तो है मतलब लाइक दिक्कत तो है, तो मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कभी भी कि ये मत करना भाई, कोई भी स्टंट राइडिंग मत करो प्लीज़। इतना आसान नहीं है। करनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट वही है कि अगर ज़्यादा ही जोश और जुनून है तो करो। तो ये जो आपका सेपरेशन हुआ है, इसका मेन इशू वो क्या था, जो मतलब प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि नहीं आपने बट देखो क्या होता है ना, जब आप उस वक्त में बहुत, हम लोग सब लोग बहुत यंग थे जब हमने स्टार्ट करा था, बट कहीं ना सबका विजन अलग होता है, कहीं ना कहीं हर एक, मैं बोलूँगा हर इंडिविजुअल का विजन अलग होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी या कुछ वो दिक्कत नहीं थी, बट ये था कि बेसिकली हम सबको, जैसे विनीत सर को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी थी, देवस सर को स्पेसिफिक चीज़ें करनी थी, एंड मेरे को और अग्रिम को तो कुछ ज़्यादा ही लाइक समझ रहे हो आप, बिल्कुल ही अलग चीज़ें करनी थी। फॉर एग्जांपल जैसे टीम एवोल्यूशन है, हमको उस पर फोकस करना था बहुत, एंड वैसी चीज़ें बहुत करनी थी। एंड वो था कि सबके पैशन प्रोजेक्ट्स थे अपने, एंड हम लोग साथ मिलके कर रहे थे, बट हमने ये डिसाइड करा आगे जाके कि बेसिकली इज़ बेटर दैट वी लाइक take our own paths and invest in things that we actually want to do in life। क्योंकि यार ज़िंदगी एक बार वो तो है ना। अब हम एक दूसरे को तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को भी हेल्प करना है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं था कि विनीत सर टीम एवोल्यूशन में भी इन्वेस्ट करते थे और देवस सर बेसिकली जो देहरादून का लिए कुछ करना चाहते थे वो भी होता था। एंड लाइक मैं जैसे विनीत सर का अपना पोइट्री था, हम उसमें भी हेल्प करते थे, मतलब एक दूसरे की काफ़ी हेल्पिंग चल रही थी पैशन प्रोजेक्ट्स में। बट अगेन प्रोफेशनली कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बस यही था कि हम लोग अपने अपने पैशन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा ध्यान दे सकें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें उस एरिया में, वो था। एंड एक्चुअली क्या होता है जब मतलब मैं आपको एक सम करके बताऊँ इस पूरी चीज़ को, तो आप इस वक्त आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, आपने कुछ तो सोचा होगा, बट अगर आपके 4 पार्टनर्स और होते तो ये पॉडकास्ट करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट अभी आपने इक्विपमेंट खरीदा है इतना सारा। वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा था इससे पहले। वही तो ये प्रॉब्लम आती है, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। मैं ये नहीं बोलूँगा उससे सब लोग ग्रो करें, एक्चुअली वो भी ग्रो कर रहे हैं, हम भी ग्रो कर रहे हैं, और आज की डेट में अगर जरूरत पड़ती है तो हम काम भी करते हैं साथ में, ऐसा नहीं है, हम कहीं ना कहीं काम करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वीडियो प्रोडक्शन है। वही इकोसिस्टम होना जरूरी है। अब पहले क्या मैं देखता था देहरादून में थोड़ा था कि यार मेरे को वो ज़्यादा काम कर रहा है, वो उसको काम ना मिले। अब वो वापस से इकोसिस्टम डेवलप होने लग गया कि सब लोग साथ में काम करने लग गए हैं। बीच में वो चीज़ मैं नहीं देखता था कि यार ये चीज़ नहीं है देहरादून, बट अब मैं वापस से देख रहा हूँ कि लोग जुड़ के काम कर रहे हैं इक्वल, मतलब साथ में मिलके। जैसे बॉम्बे में क्या होता है, फिल्म कोई बनती है तो वो 4-5 प्रोडक्शन हाउस मिलके बनाते हैं, अकेले नहीं बनाता है। एक पोस्ट प्रोडक्शन करेगा, एक प्रोडक्शन करेगा, एक लाइन करेगा। यहाँ पे वो इन्वायरमेंट नहीं दिखता था, क्योंकि उनको वो एजुकेशन नहीं मिली हुई है उस लेवल की। वो कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो कटथ्रोट है वहाँ पे काफी। तो अब वो चीज़ तो मैंने देखी कि अब वो बहुत रिजॉल्व हो चुकी है। आई थिंक देहरादून में ना, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं था, मैं बताता हूँ, होगा लेकिन मैं शायद उन लोगों से तब तक मिला नहीं हूँगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हमेशा से जैसे यशस्वी है, उसका सिल्वर कॉर्ड फिल्म है, विनीत सर है उनका द वर्ड ऑफ माउथ, एंड देवस सर हैं द देहरा प्रोडक्शंस हैं। हमारे बीच में ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे क्लाइंट्स से हम एक दूसरे के, हम टैप भी नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि हम एक दूसरे क्लाइंट्स में भी नहीं आते, हमें पता है कि कौन किसका क्लाइंट है, तो हम कभी भी ये मतलब हमेशा से सॉर्टेड रहे, एंड हमने बहुत कोलैबोरेटिव काम भी करा है। अभी एक प्रोजेक्ट था हमने रॉयल एनफील्ड के लिए करा, जहाँ पे सिल्वर कॉर्ड फिल्म्स, पांडवास, लिबरल आर्ट्स प्रोडक्शंस, एंड आई थिंक फ्यू मोर फ्रीलांसर्स एंड एवरीबडी केम टुगेदर फॉर दैट प्रोजेक्ट। आप इमेजिन करो कि मतलब कि 3-4 प्रोडक्शन हाउस साथ में आके काम कर रहे हैं, एंड मैंने कभी फील ही नहीं करा वो। अगर मेरे से कुछ, मेरा काम अगर ओवरस्पिल हो रहा होता है कुछ, तो मैं कोशिश ही करता हूँ कि वो किसी और के पास चले जाए हमारे, एंड मेरे को कभी कॉम्पिटिटिव नहीं फील हुआ। मुझे हमेशा लगा कि यार हो सकता है दूसरे एंड से हो, बट मेरे एंड से मुझे हमेशा लगा कि यार ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम इन देहरादून जो कि सबको फुलफिल कर सके एक दिन।
वही, क्योंकि एक बार देहरादून की ऐसी इमेज बन गई ना कि हम क्रिएटर्स हैं, क्योंकि हाँ मैं बहुत देखता हूँ, अब मैं जाता हूँ बाहर के लोग, जैसे मैंने किसी को हायर भी किया अगर दिल्ली में या चंडीगढ़ जाके, मैं कह रहा हूँ देहरादून के लोग ही बैठे हैं वहाँ पे। You're ठीक है, right, हर जगह बॉम्बे भी जाओगे वहाँ भी देहरादून के लोग बैठे You're हैं। right. तो उनकी मेंटेलिटी हो गई, अगर कोई देहरादून में काम देता कि यार छोटी सिटी है, वहाँ पे उतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा, इससे सस्ते में काम हो जाएगा। Yes. अगर वो मेंटेलिटी हमने वैसी क्रिएट कर दी कि यार देहरादून के लोग नेक्स्ट लेवल काम करते हैं, इसलिए वो हाई चार्जेस भी उनके हाई है, Yes. तो एकदम से वो लोगों का माइंड हाँ, सेट ये चेंज हो जाएगा। पर्सोना बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा साथ में। हो भी रहा है, धीरे धीरे सब लोग कर रहे हैं। आई थिंक सब लोग चाहते हैं कि और लोगों के पास और काम आए जिससे और डेवलप हो सके। वही, क्योंकि अब मैंने खुद देखा कि अब इतना काम है ना कि अगर सब लोग भी पूरे बिजी ऑक्यूपाइड हैं कि इतने काम की कमी है, लोग बाहर से बुला रहे हैं लोगों को। ये चीज़ देखो मैंने ना, वही निहाल मैं के कोशिश करता हूँ कि बाहर से ना बुलाऊं। ये थोड़ा सा ये लाइक मैं बोलूँ बायस्ड बोलोगे आप मुझे देहरादून के लिए, बट मेरा बायस ये है कि बेसिकली ऑल द प्रोडक्शन जो हमने अभी एमएक्स की वेब सीरीज भी करी थी, एवरीबडी ऑन दैट टीम वाज फ्रॉम देहरादून नाइस। और उत्तराखंड। मे बी मैं पूरा देहरादून तो नहीं थे, हाँ। बट फ्रॉम उत्तराखंड। सो पॉइंट इज कि थोड़ा बायस है उस तरफ, बट अगेन अपनी प्रोडक्शन हाउसेस पे जाए आसपास वही दिल्ली बॉम्बे भेजने से अच्छा। वो तो है, कॉस्ट इफेक्ट भी हो जाता है थोड़ा बहुत। बाहर से बुलाना, उसको मतलब अकोमोडेशन देना, वही। ट्रैवल देना। नहीं, लेकिन आप देखो ना, मेरे लिए बॉम्बे, मैंने पूरी की पूरी वेब सीरीज बॉम्बे में शूट करी। मेरे लिए आसान क्या था, वहीं पे करना। वहीं के लोग लोकल लोग, मैं यहाँ से ट्रैवल करा के ले जा रहा हूँ, फ्लाइट आपको बुक फिर करा तो के, cost बहुत costly पड़ा होगा। मेरी कितनी कॉस्ट लगी होगी इस काम में। बट अगेन अगर मैं नहीं लेके जाऊँगा तो एक्सपोजर नहीं होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि कैसे होता है काम। एंड यही कुछ मूवमेंट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स आर द प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आप अपनी टीम को एक्सपोजर दे सकते हो। बीच में आप बॉम्बे और दिल्ली भी शिफ्ट हो गए थे, तो वापस देहरादून, मतलब देहरादून से आप जुड़े हुए के बाद थे? ब्रो, अच्छा, तो मेन रीज़न क्या था वापस आने का? ब्रो इन्वेस्टमेंट इतना हो गया था, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँ तो हमारा एक बेस था बॉम्बे में, एक बेस था हमारा दिल्ली में, एंड हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया था वहाँ पे, फ्लैट्स थे बेसिकली, और जो कोविड हुआ तो 6 महीने स्ट्रेट, मतलब उसका रेंट, सेकेंडली बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो वी जस्ट लेट इट ऑफ, मतलब हमने कट कर दिया। एंड सेकेंडली अब क्या होता है, कभी जाना होता है तो आई स्टे इन होटल और वगैरह, जाता हूँ, 1 हफ्ते की ट्रिप बनाता हूँ, सारे क्लाइंट से मिलता हूँ, वापस आ जाता हूँ। तो अभी एक चीज़ और जो मुझे दिखती है ना, आप म्यूज़िक के लिए बहुत पैशनेट दिखते हो मुझे। हाँ, वो डे वन से ही तो ये म्यूज़िक कहाँ से आपका डेवलप हुआ, मतलब म्यूज़िक के लिए इतना लव? है। डे वन से ही ब्रो हिप हॉप सुन रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली आप म्यूज़िक पूछोगे तो मैं पर्सनली हिप हॉप का फ़ैन हूँ, ओके। लेकिन हमारी टीम में और भी लोग हैं, जैसे सूरज है, और आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डीपीज बाय द वे। सूरज है और भी लोग हैं हमारी टीम में, वो थोड़ा लाइक अकूस्टिक प्यार वाली वाइब्स और जैसे जज़्ब अभी होते हैं। ले चल मैंने ना, मतलब 3 दिन तक लगातार मतलब वो मेरे लूप में चल रहा था, इतना बढ़िया गाना लगा रहा हूँ, मेरी वाइब वाला गाना है वो। मैंने मैं कहा ऑनेस्टली बताऊँ, लेकिन मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस अच्छा, म्यूजिक में। हाँ, मत प्रोडक्शन तो था ना आपका उसमें? वीडियो ही हो सकता हाँ, है। वीडियो का मैं बोल रहा हूँ, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपने मतलब वीडियो तो बनाया था ना उसका? हाँ, वीडियो बनाया था, हाँ, लेकिन ऑडियो में ब्रो मेरा कोई भी हाँ, इन्वॉल्वमेंट नहीं बट है। मैं वैसे वाइब की वाली बात कर रहा हूँ कि आपने वीडियो, क्योंकि वीडियो भी बहुत अच्छी बनी थी उसकी। यस, तो वो कोशिश है ब्रो, मतलब वो भी एक्चुअली क्या था कि वार्नर के लिए हुआ था वो। हाँ, वार्नर के लिए था वो, एंड वो तो फॉर्चुनेटली वार्नर ने हमें चूज़ करा, एंड सुपर फॉर्चुनेट कि बेसिकली वो देहरादून में करने को मिला हमें। कि तो ये लोग आपको मतलब कनेक्ट कैसे करते हैं, किस तरीके से आपको मिलते हैं? वर्ड ऑफ माउथ है ब्रो, बेसिकली नॉट द विनीसर वाला वर्ड ऑफ माउथ, बट वैसे वाला वर्ड ऑफ माउथ, कि बेसिकली आप किसी के लिए अच्छा काम करते हो एंड वो आगे आपको बताते हैं लोग, जैसे आप किसी का अच्छा काम करते हो। मेरे को मार्केटिंग से इतना काम नहीं आया अपनी, जितनी मैंने अपनी लाइफ में मार्केटिंग करी, मुझे ज़्यादा काम आया कि मैंने किसी के लिए अच्छा काम करा, भाई उसने किसी और को बताया जाके कि भाई अच्छा काम करते हैं, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया पहली बार, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा ये प्रोजेक्ट है, करके दिखाओ, हमने करके दिखाया तो उन्हें पसंद आ गया। तो अभी इसके अलावा जैसे आपके और अभी भी क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब आप किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो? बहुत सारा, मतलब लाइक अगर मतलब एवोल्यूशन भी है तो आपका, वो भी है, वो भी चल रहा है, लिबरल आर्ट्स भी है Evolution का मूवमेंट के साथ, मतलब डकैत अनिकेत का मूवमेंट सेट्स के साथ अभी है। डकैत अपनी एल्बम कर रहा है, तो उसके म्यूजिक वीडियोस चल रहे हैं, एंड अगर आप मेरे से प्रोफेशनली पूछोगे लिबरल आर्ट्स में, तो लाइक स्पेसिफिकली अभी रॉयल एनफील्ड के लिए हम राइडर मीनिया करके आए, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स इन इंडिया, तो उसके फिल्म्स चल रही हैं, एंड और भी ऑटोमोबाइल के अराउंड चल रही है। देयर आर सम प्रोजेक्ट्स दैट आई कैन नॉट टॉक अबाउट अगेन, वही है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्योंकि अभी वो स्टेज पे ऐसी हैं कि डेवलप हो रहे हैं। ओके। फीचर फिल्म्स में हम जा रहे हैं, JSR प्रोडक्शन हाउस आपने सुना होगा,
तो उनके साथ मिलके भी मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ नाइस। एंड यही है ब्रो, मतलब यही सब चल रहा है। तो अगर अभी मैं बात करूं कि अभी अगर किसी को स्टार्ट करना है प्रोडक्शन हाउस, तो आप क्या मतलब आप उनको एडवाइस दोगे कि उनको अभी स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, और अगर स्टार्ट करें तो किस तरीके से करें? आई थिंक ब्रो प्रोडक्शन हाउस ना बहुत नेचुरली डेवलप होना चाहिए। प्रोडक्शन हाउस आप ऐसे नहीं बना सकते कि आप एक दिन उठे और आप 3 लोग इकट्ठा हुए एक रूम में और आपने बोला कि आज से हम प्रोडक्शन हाउस है। मुझे लगता है ये सही तरीका नहीं है प्रोडक्शन हाउस बनने का। आई थिंक हर एक फिल्म मेकर की जर्नी ना पहले फ्रीलांस से स्टार्ट होती है, तो आई थिंक पहले वो शुरू करना चाहिए अपने आप का। फ्रीलांस स्टार्ट करो, लेके आओ बिजनेस, लाइक कोशिश करो कि मैं किसी को लाइक किसी के लिए मैं किसी को रीच आउट करूँ, उसके लिए कुछ फ्री में डेवलप कर लूँ कि जिससे उसे देख के मेरा काम पसंद आए। एक्सपीरियंस तो मिल जाता है, मतलब जैसे ही आप बाहर जाते हो ना, आपको दिखता है कि लोग इतने सारे अलग अलग हैं और वो भी हमारे जैसे ही हैं। हम उनको ना पता है क्या सोचते हैं कि यार पता नहीं कैसा होगा, इतना बड़ा बंदा है, बट जब आप साथ में बैठते हो ना एक चेयर पे, आपको लगता है तो अपने जैसा ही है। सही बात है। तो चाहे कितना भी जैसे आप मान के चलो, मैं जब पहली बार BMW की टीम के साथ मैंने काम करा, मैं उन लोगों से मिला। अब वो कॉलेज करके MBA करके आ रखे हैं, हमने तो घंटा पढ़ाई नहीं करी है, आप समझ रहे हो। तो उनको देख के पहली बार उनके साथ बात करके आपको पता लगता है कि बेसिकली कि उन लोगों ने क्या देखा है और आपने क्या मिस करा अपनी लाइफ में। भले हम हम्बल हैं, हमारे अंदर वैल्यूज़ हैं, हम डाउन टू अर्थ हैं, बिकॉज हम एक ऐसे शहर से आते हैं, और बट जो एक्सपोजर लेवल है उनके पास वो हमारे पास कभी नहीं सकता। वो छोटी मोटी बात करते वैसी चीज़ बता देंगे आपको जो आपको फिगर आउट करने में 10 साल लग जाएंगे अगर आप पढ़ाई करोगे तो। मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ उस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट। देखो कंटेंट बनाना सब जानते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हर कोई नहीं जानता। सो मेरा ये बोलना है कि कंटेंट इज़ किंग एंड मेरा क्या, मैंने कहीं पढ़ा था ये, तो बोलते हैं कंटेंट इज़ किंग एंड कॉन्टेक्स्ट इज़ किंग कॉन्ग। ये तो है। समझ रहे हो आप कि वो मतलब कि कंटेंट तो है ही, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना साथ में तो कुछ नहीं है। तो हर कोई बात ही नहीं कर रहा ना उस बारे में, वो बहुत कम लोगों को पता है जिनको नॉलेज रखते हैं। अच्छा वीडियो तो आप बना लोगे, लेकिन उसमें अंदर जो सोल है उस वीडियो की वो कहाँ से लेके आओगे? तो वो एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो मैंने सीखी इन लोगों के साथ रह के, कि अगर कोई बंदा, जैसे आपने किसी का इंटरव्यू लिया, अब इंटरव्यू को हम कट कर रहे हैं, 30 मिनट का इंटरव्यू ले लिया हमने किसी का, तो 30 मिनट का इंटरव्यू कट करके तो हम उसमें से 50 चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है हमारे उस ओवरऑल कैप्सूल के लिए, उस ओवरऑल वीडियो के लिए, उस ओवरऑल स्टोरी के लिए जो हम बताना चाहते हैं, वो चीज़ बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ बैठ के समझ में आएगी जो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। वरना आप देखोगे आपको आज की डेट में 1000 फिल्म मेकर्स मिलते होंगे, ठीक है, सबको अच्छा वीडियो बनाना आता है, लेकिन स्टैंड अपार्ट वो करता है जो जिसको कॉन्टेक्स्ट भी पता है कि बेसिकली भाई मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और मुझे उसी से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, स्टोरी लाइन बेसिकली आनी चाहिए उसमें। और ऐसा ना हो कि कहीं मैं ड्रिफ्ट अवे कर रहा हूँ तो वो भी इंक्लूडेड है। हाँ वही है। सो ये चीज़ें आप लोगों के साथ बैठ के सीखते हो, और खासकर उन लोगों के साथ बैठ के जो अब भी घिस चुके हैं मतलब इस एरियाज में। तो है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं मतलब जो आप, मेरा मेनली ये पॉडकास्ट करने का रीज़न भी यही था कि नए नए लोगों से मिलें, कुछ नया सीखने को मिले और उससे कंटेंट बनाएं, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है कि जब जितना आप लोगों से मिलते हो उतना ही आप ज़्यादा सीखते हो। यस, जितना आप अब यूट्यूब पे कितना भी बैठ जाओ उतना नहीं सीख वो पाओगे। वन वे कंटेंट है ना। हाँ, और अब एक किसी पर्सन के साथ बैठोगे ना, वो 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन इतनी प्रोडक्टिव होगी कि आपका जितना पूरा 2-3 दिन तक आप यूट्यूब पे सीख रहे होंगे, सही बात है, क्योंकि उसको आप इम्प्लीमेंट करके आपके दिमाग में ज़्यादा वो कंज्यूम करते हैं वो अच्छे से। यही होता है ब्रो, जितना आप लोगों से मिलते हो जितना, और खासकर ये बड़ी कंपनी जिस तरीके से हायर करती हैं लोगों को, इनका बहुत टीडियस प्रोसेस है, सॉरी। सो आप समझो कि कितने लोगों को फिल्टर करके वो बंदा वहाँ पहुँचा है, और उससे आपको अगर कॉन्वर्जेशन करने का मौका मिल रहा है। हाँ। एंड हमारी फील्ड में तो क्या होता है, हम सीधे टॉप टियर लोगों से कॉन्वर्जेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के MD से, किसी के मतलब समझ रहा हूँ मार्केटिंग हेड से, उनसे बात करने और हम उन्हें समझा रहे होते तो मैं क्या करना है। हाँ, और वापस भी समझाते हैं, ऐसा नहीं है, मैं सुनते भी हैं हम लोग उनकी, तो उसमें जो सीखने को मिलता है वो आपको किसी भी लेक्चर रूम में बैठ के नहीं मिल सकता सीखने को। आप समझ रहे हो, आप किसी भी कॉलेज में FTI में भी चले जाओगे आप, वहाँ पे भी क्या होता है,
बड़े लोग आके आपसे बात ही तो कर रहे हैं, तभी तो आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, तो आप वो चीज़ कभी सीख ही नहीं सकते, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक चीज़ और भी देखी है मैंने फिल्म मेकिंग की लाइन में ना, आप जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो वो किसी और प्रोफेशन में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मतलब आप जैसे आपने कितनी करी होगी, जैसे बॉर्डर पे चले गए, कभी हॉस्पिटल में बिल्कुल वो देख रहे हो आप, ऑपरेशन देख रहे हो, पुलिस का कोई वो देख रहे हो, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी क्या चीज़ें आई जो आपने देखी होगी? बहुत सारी चीज़ें आई भाई। लाइक जो सबसे ज़्यादा ऐसी हो कि सबसे ज़्यादा तो आपको ऑटोमोबाइल का राउंड ही हुआ, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल फैनेटिक्स हैं डे वन से, स्टंट राइडिंग की वजह से। तो लाइक प्रोसेस की ऑटोमोबाइल कैसे बनता है, उसकी रिसर्च कैसे होती है, मतलब इन चीज़ों के इन डेप्थ तक पहुंचना, यू नो लाइक अगर एक हम V10 इंजन की बात कर रहे हैं, तो वो V10 इंजन डेवलप कैसे हुआ। सो फॉर एग्जांपल वो इन्फॉर्मेशन हमें बिल्कुल फर्स्ट हैंड उन लोगों से मिलती है जिन्होंने एक्चुअली वो बनाया है। हमने आर्टिलरी के लिए एक वीडियो बनाया था, तो हम लोग गए थे, बॉर्डर पे ही थे, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे एक्चुअली अपना। तो पहली बार अग्रिम और सूरज और ये लोग 3-4 लोग बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिलरीज, बूफोर्स थी या कोई और थी, आई डोंट नो, उसके आसपास सब कैमरा वैमरा लेके ना सब बैठ गए और उन्होंने पूरी अनफोल्ड करी गन और वहाँ पे सेटअप करी और वो फायर ही करने जा रहे थे और उन्होंने फायर कर दिया। अब जो फायर होता है ना, उसका रिकॉयल बहुत भयंकर होता है, यू नो लाइक बहुत खतरनाक रिकॉयल होता है। तो उस कैमरा में ना बिल्कुल कैमरा यूं घूम रखा है उनका रिकॉयल में ना, क्योंकि वो उन्होंने इमेजिन नहीं करा कि अगर गन आपसे, जो बेसिकली आर्टिलरी गन है जो बड़ी वाली, वो अगर आपसे करीब 20 मीटर दूर भी ना, तब भी उसका रिकॉयल ऐसा आएगा आप पे कि आप उसे झेल नहीं सकते हैं, मतलब। एंड यू नीड प्रॉपर, यू नो लाइक हेडफोन्स एंड ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ वो होता है जो सप्रेस करने के लिए। सो इन लोगों की हालत ख़राब होगी एक ही उसमें। तो मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस है, मतलब कि आप बूफोर्ट्स को चलते हुए देख रहे हो यार अपने सामने 20 मीटर दूर से, मतलब कोई देख सकता है। तो ये फिल्म मेकिंग कराती है बेसिकली आपको। मैं भी जैसे अभी लद्दाख गया था शूट पे, आर्मी के शूट पे गया था। अब वहाँ पे जाके मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। लाइक अब क्या था, उन्होंने मुझे बताई, वो एक हमारे साथ थे वहाँ के कैडेट, वो कश्मीर में थे इससे पहले प्लेस। तो अब उन्होंने बताया कि मोदी के आने से पहले क्या होता था, हमारे सामने लोग मार के चले जाते थे हमारे को, हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे को एक्शन लेने का बिल्कुल हमारे पे परमिशन ही नहीं थी। बट जैसे ही मोदी आए तो इन्होंने क्या करा कि आपको डायरेक्ट एक्शन है, मतलब अगर आपसे कोई भी कुछ भी करता है आप सीधे गोली मारो। तो कह रहे एकदम से जो सडन चेंज आया ना, वो हमने वहाँ पे जाके देखा कि एक्चुअली हम उनको फील कर पाए उनकी बातों में, कि हम एक्चुअली वहाँ पे जाके रह के आर्मी के मुंह से सुन रहे हैं बातें। सही बात है, हम यकीन नहीं करते थे इन सारी चीज़ों में, हमें तो दिख रहा है कि भाई पथराव हो रहा है इधर से, बस वही चीज़ हो रही है। तो उन्होंने जो एक्चुअल में बातें बताते हैं वहाँ पे, फिर जब हम बॉर्डर पे जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सुनसान पड़ा हुआ है पूरा, और आर्मी की वैन जा रही है उसमें, फिर तोपें चल रही हैं, वो अलग एक्सपीरियंस करके पता चलता है कि एक्चुअल में क्या होता है बॉर्डर पे। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है ना आपको। एंड वो आई थिंक वो आप कोई भी प्रोफेशन में नहीं ले सकते until unless आप आर्मी में जाओ, तो आप आर्मी का वर्ड एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, बट एज अ फिल्म मेकर आप ले सकते हो। एंड सिमिलरली और उन चीज़ों के साथ भी होता है। आप कॉर्पोरेट में जाते हो, अब लोग हमें बोलते हैं कि भाई हम तो क्रिएटिव लोग हैं, लेकिन हमारी मेजॉरिटी क्लाइंट जिनको हम सर्व कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट हैं, आप समझ रहे हो। तो आप लाइक अगर आप उनके साथ जाके काम करते हो तो आपको उनके तरीके से काम करना पड़ता है। अगर वो इतने बजे आपसे कोई डेडलाइन है आपके पास, या उनका तरीका, उनका हायरार्की है, एक यू नो लाइक एक प्रोसेस है अप्रूवल का, एक पेमेंट करने का एक तरीका है, तो आप अल्टीमेटली हम कॉर्पोरेट में तो सीख ही गए। हाँ वो तो है। बिना कॉर्पोरेट में गए, क्योंकि आप डील कर रहे हो ना उन लोगों से, तो आपको भी कहीं ना कहीं वैसा होना पड़ता है। तो वही अगेन, आप कॉर्पोरेट भी हो, आप आर्मी भी हो, आप ऑटोमोबाइल भी हो, फिर अलग बेनिफिट भी मिलते हैं। क्या हम शूट करने जा रहे हैं, फ्री का ट्रैवल मिल रहा है, फ्री का रहना मिल रहा है, सब कुछ जो वो मिल रहा है ना हमारे को बेनिफिट्स, वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बट इसके साथ ही होता है कि जो लाइफ स्टाइल हो जाती है हमारी, बहुत हेक्टिक भी हो जाती है, तो वो आपको लगता है कि वो इफेक्ट करती है हमारी जो पर्सनल लाइफ पे। हाँ ब्रो, मेरे को तो लगता है सबसे टीडियस काम है मेरे हिसाब से, किसको फिल्म मेकर नहीं बनना चाहिए। तो आप अभी भी शूट करते हो या फिर छोड़ दिया है, मतलब आपको लगता है कि नहीं यार, मैं सब कर लेता हूँ मैं। अच्छा, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नीड है मैं करता हूँ, मतलब ऐसा फ्लेक्सिबल रोल है। एक्चुअली हमारी पूरी टीम ही ऐसी है, हमारी पूरी टीम, हमने कभी भी किसी को डेफिनेट रोल नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए। एंड सिमिलरली मेरे भी कोई डेफिनेट रोल नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी कि शूट करना है तो मैं करूँगा शूट, अगर ज़रूरत पड़ेगी अभी बैठ के एडिट करना है तो मैं एडिट भी करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी कि अभी जाके बेचना है कुछ तो मैं बेच के भी आऊँगा, सेल भी करूँगा। तो वो है कि मतलब मेरा बहुत फ्लेक्सिबल रोल है, एंड आई थिंक हमारी टीम में सबका बहुत फ्लेक्सिबल रोल है। एंड फिल्म मेकिंग में एक्चुअली द काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग वी डू, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो फीचर फिल्म वाली है, उसमें फ्लेक्सिबल रोल रखना पड़ेगा, वरना आप अदरवाइज सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे आप। तो ये आपको लगता है कि ये वाली फील्ड अब मतलब थोड़ी सी इसकी डिमांड कम होने वाली है, क्योंकि मेटावर्स आ रहा है और ये सारी चीज़ें से अब 3D वर्ल्ड में पूरा ऑनलाइन मतलब चेंज हो रही है? ये नहीं लगता आपको होगा? क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही है, जैसे अब मतलब अगर आर्टिफिशियल रियलिटी की बात करें,
ठीक है, और चीज़ों की बात करें जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इससे हमारे को इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग अब पूरी नहीं पड़ेगा। AI बेस्ड हो गई है। नहीं पड़ेगा। नहीं मैं पड़ेगा। बताता हूँ क्यों। AI वो चीज़ें करके देगा आपको, लेकिन उसको चलाने के लिए तो कोई फिर भी चाहिए ना, उसको फीड करने के लिए तो कोई चाहिए, वो भी तो हम ही हैं। हाँ, कौन ये बात देख के बताएगा कि AI ने सही करा कि गलत? बट जो क्या वो मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की कि नहीं? AI तो 50 फोटोज़ बना के दे देगा आपको एक ही चीज़ की, लेकिन आपको डिसाइड करना है ना उसमें से आपको क्या चाहिए। आप जो स्पेसिफिक, सो बेसिकली AI विल बिकम अ टूल फॉर क्रिएटर्स। जैसे पहले मास्किंग करते थे आफ्टर इफेक्ट्स में, हाँ। अब बेसिकली हम एक क्लिक करते हैं और उसको बताते हैं, वो अपने आप खुद कर देता है मास्क। ठीक है, पहले हम बैकग्राउंड रिमूव करना कितनी बड़ी बात होती थी, लेकिन आज की डेट में आप फोटोशॉप में जाओगे, फोटो में लिखोगे बैकग्राउंड रिमूवल, सब गायब। हाँ, वो तो है। वो भी तो AI है। ऐसी AI कि आप और एक्सटेंड हो जाएगा, AI आपके लिए लिखना शुरू कर देगा, AI आपके लिए, लेकिन वो तो उसको डिसाइड कौन करेगा कि वो सही है कि गलत है वर्ल्ड के लिए? एक ह्यूमन एलिमेंट कौन लेके आएगा उसके अंदर? क्योंकि सिर्फ कंटेंट कनेक्ट नहीं करता, क्वालिटी कनेक्ट नहीं करती लोगों से, ह्यूमन एलिमेंट जो है उसके अंदर वो कनेक्ट करता है। ये तो है। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, ये भी तो AI कर सकता है लेकिन बन सकता है। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि बेसिकली कनेक्ट क्यों होंगे लोग इस चीज़ से? इसलिए होंगे क्योंकि एग्जैक्टली एक दो इंसान बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं, और वो चूज कर रहे हैं अपने वर्ड्स जो उन्हें बोलना चाहते हैं। और ये चाहे AI कितना भी स्ट्रांग हो जाए, AI चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको एक और लेयर हमेशा रहेगी एक इंसान की उसके ऊपर, जो डिसाइड करेगा डिसीजन फैक्टर किसका है। ओके। जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं ना, हमारा क्लाइंट डिसीजन लेता है, वो फीडबैक देता है, भाई नहीं पसंद आया मुझे, तो हम भी तो उसके लिए AI हैं, वो भी तो बटन दबा रहा है एक लेकिन डिसीजन फैक्टर किसका है? आप दोनों में से मेनली क्लाइंट से डील कौन करता है? मतलब अक्षय दोनों ही भाई करते हैं हम। आप दोनों ही करते हो? हाँ, दोनों ही करते हैं। एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं ज़्यादा करता हूँ क्लाइंट से इंटरैक्ट, बिकॉज मैं ज़्यादा बोलता हूँ, अगर कम बोलता है तो इस पॉडकास्ट में भी शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना तो रिक्वायर्ड था नहीं तो फिर चुपचाप बैठे होते। वही तो, आई थिंक वही तो, मैं बहुत बोलता हूँ तो इसलिए मेरे को ज़्यादा लोग आके धकेल देते हैं बात करने के लिए। नहीं, अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेन चीज़ आई थिंक वो जरूरी होता है बात करने वाला एक पर्सन। जब तक वो नहीं होता है ना, तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाती उस लेवल हाँ, तक। तो ह्यूमन एलिमेंट है ना। अब आने वाले टाइम पे तो मैं सबसे चैट पे बात कर सकता हूँ। लोग क्यों कॉल करना पसंद करते हैं लोगों को आज भी? माई क्लाइंट्स कॉल मी एंड टॉक टू मी, योर क्लाइंट्स डू द सेम। यस, वीडियो कॉल करनी है आप आजकल। वही तो, वीडियो कॉल करनी है आपको, आपको रहना पड़ेगा। कुछ लोग तो चाहते हैं कि वो मेरे सामने आके मेरे से बात करें, चाहे इवन इफ दे आर इन बॉम्बे, यहाँ से आपको फ्लाइट लेके वहाँ जाके मिलना पड़ेगा आपको, अपने 3 दिन इन्वेस्ट करके उनसे। ये ह्यूमन एलिमेंट ये कभी भी नहीं हटेगा, ओके, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है मतलब मेन चीज़ जो एक बीच में आई थिंक ये जो फेज़ आया था ना, सिर्फ कोविड की वजह से आया था मुझे लगता है, क्योंकि अब जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही है, वापस से लोग ऑफलाइन में आ रहे हैं। जैसे अब पहले वर्कशॉप सारी ऑनलाइन हो गई थी, सेमिनार ऑनलाइन सेमिनार हो गए, अब वापस से सेमिनार की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लोग ऑफलाइन सेमिनार ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब और लोग भी अटेंड कर सकें। हाँ, कि मतलब वो क्या है, लोगों को बुलाते हैं एक जगह पे, वहीं पे स्क्रीन पे दिखाते हैं। मैंने अभी एक रिसेंटली देखा था, हमारे ऑफिस में हो रहा था, तो वही चीज़ को अब उन्होंने ऑफलाइन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो डायरेक्टली लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, वही वाली चीज़ें। एंड इवेंचुअली होगा ही होगा। तभी मुझे लाइक हमेशा से लगता था कि मैं कभी भी AI से नहीं डरा। मुझे लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज भी मैं हेडलाइंस देखता रहता हूँ, एवरीबडी इज़ फॉलोइंग सोशल, इंस्टाग्राम पे 3-4 वो हैं अपने लोग करते रहते हैं, बट मुझे कभी नहीं लगता कि ये इरेलेवेंट हो जाएंगी हमारी जॉब्स। ये हो सकता है कि हमारा काम और आसान और भी लोग कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके पास इन हाउस वीडियो टीम है। ओके, अब कल सभी चाहते हैं, सबको इन हाउस चाहिए, मार्केटिंग टीम इन हाउस चाहिए, प्रोडक्शन टीम इन हाउस चाहिए, तो है लोगों के पास, क्योंकि इतना कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे करोगे? बट एक चीज़ होती है जो मैंने देखा कॉर्पोरेट में सब वो करते हैं, वो ना टीम रख लेते हैं, बट उनको वो टीम नहीं मिलती जो एक्चुअल क्रिएटिविटी प्रोवाइड कर रही है उस लेवल की। मतलब तो बंदा हाँ, ऑफ कोर्स वो बंदा नहीं करना चाहेगा। हाँ, मतलब क्योंकि एजेंसी को तभी, मतलब मैंने बहुत सारी कॉर्पोरेट्स में ऐसा देखा है कि उनके पास पूरी इन हाउस टीम है, बट फिर भी वो एजेंसी डेवलप नहीं कर पा रहे उस, क्योंकि उनके पास जो हायर अथॉरिटी पे बंदा है वो टेक्निकल नहीं है, हाँ, वो मैनेजमेंट वाला बंदा है। वो वहीं पे तो क्रिएटिव एजेंसीज आती हैं, हाँ, आपके जैसे लोग, वही वहीं पे तो क्रिएटिव एजेंसीज आती हैं, स्टेप इन करती हैं, जो बेसिकली डायरेक्ट करती हैं कि कंटेंट, अगर ये तो कोई भी बोल सकता है कि ये बनाना है, बट उसको बेहतर कैसे बनाना है, और वो कनेक्ट कैसे, वही ना, कॉन्टेक्स्ट कैसे लेके आना है। कंटेंट तो बना लेंगे सर, कॉन्टेक्स्ट लेके नहीं आ पाएंगे। वही तो मेरा भी वही रीज़न था स्टार्ट करने का, कि प्रोडक्शन हाउस खोल दिए, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हो गए,
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों की बहुत सारी हो गई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का अब टाइम चला गया, वो पूरा ऑफलाइन में काम करती थी, अब ऑनलाइन में वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही हैं, उनको क्या है बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, और क्या है वो बहुत टाइम से हैं लोग एडवर्टाइजिंग सही बात है। क्रिएटिव एजेंसी बिल्कुल नहीं है, लोगों को नहीं पता क्रिएटिव एजेंसीज के बारे में, अभी बिल्कुल नहीं आ रही है, तो अभी से अगर हम ग्रो करना शुरू करेंगे तभी हम कुछ टाइम बाद मार्केट में आएंगे। आई थिंक ये काम बहुत ज़रूरी है और लोगों के पास रिसोर्सेज भी हैं बट उन्हें पता नहीं उन रिसोर्सेज का करना क्या है। इट्स लाइक कि आपके पास फ्रिज है लेकिन उसमें कोई कुछ रखने को नहीं है अंदर। वो तो है। तो लेकिन वो रखने के लिए एक्चुअली आपको चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी ना, और क्या चीज़ें रखनी है फ्रिज में। अब आप समझ रहे हो, अब वेजिटेबल कुकिंग ऑयल आप फ्रिज में नहीं रख सकते ना लोग, लेकिन उन्हें नहीं पता कॉन्टेक्स्ट क्या है फ्रिज का। समझ रहे हो वाली बात है। इट्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल बट माई पॉइंट इज कि बेसिकली पीपल विल नीड पीपल हु कैन थिंक ऑफ कॉन्टेंट, कैन क्रिएट कॉन्टेंट, एंड वो हमेशा रहेगा काम। क्रिएटिव लोग कहीं नहीं जाने वाले और स्किल्स भी कहीं नहीं जाने वाले, ऑनेस्टली स्पीकिंग तब भी स्किल्स रहेंगे। अब आप स्पेसिफिक तरीके से फिल्म बनाना चाहते हो कोई, तो वो कौन बना के देगा आपको? ये तो है, वो तो एक इंसान ही बनाएगा ना घूम फिर के, वो एआई नहीं बनाएगा। एंड मैं कह रहा हूँ एआई बना भी देगा चलो, लेकिन उससे कमांड तो देगा कोई कि भाई क्या बनाना है, आइडिएशन तो देना पड़ेगा। हाँ, उसको बताना तो पड़ेगा कि भाई क्या बनाना है। मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि क्लाइंट है, क्लाइंट हमें बिल्कुल एआई की तरह दिखता है। हाँ, उसको काम क्लाइंट बोलता है कि ब्रीफ करते हैं क्लाइंट कि भाई मेरे को स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, उसे नहीं पता आप कैसे कर रहे हो, लेकिन आप उसे डेवलप करते हो और आप उसे वापस डिलीवर करते हो, फिर वो बोलता है नहीं मुझे पसंद नहीं आया, या मुझे पसंद आ गया, या फिर इसमें ये चेंज कर दो, फिर वो बटन दबाता है, फिर वो वापस जाता है। ये वाली चीज़ से आप कैसे टैकल करते हो? मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, वो क्या चाहते हैं, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, उसे ये भी नहीं पता है कि उसे चाहिए क्या। सो बेसिकली यही तो काम है हमारा, कि कैसे उनको उनके थॉट्स को हम चैनलाइज करें और उसको एक ऐसे फॉर्म में लेके आएँ कि हम और हमारी टीम समझ सके कि उस पर करना गया एक्ट। ये एक्चुअली एक क्लाइंट सर्विसिंग वाले बंदे का काम है और उसका यही काम है पूरे टाइम। तो हम वही सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है मुझे नहीं पसंद आया, तो क्या पसंद नहीं आया, तो हम सवाल पूछते हैं म्यूजिक पसंद नहीं आया, आपको शॉर्ट्स पसंद नहीं आया, तो हम ऐसे जाते हैं फिर डीपली हर चीज़ के अंदर। फिर अगर कोई बोलता है कि नहीं यार मुझे पूरा ही पसंद नहीं आया, तो पूरा किस कॉन्टेक्स्ट में पसंद नहीं आया पूरा, आपको वाइब अच्छी नहीं आई, ठीक है, या इसने इन्फॉर्मेशन आपको गलत दी, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ पूछ के आप लीड करते हो उस कॉन्वर्जेशन को उस तरफ, एंड आप इवेंचुअली वहाँ पहुँचते हो जहाँ पे आप एक एक्शनेबल पॉइंट बनाते हो। तो आप कहते हो, अब आप पूछ एंड में उन्हें खुद उनको डायरेक्शन मिलता है ना। अब जैसे हमने इनसे सवाल पूछे कि आपको म्यूजिक पसंद नहीं आया मान लो, तब उसने कहा हाँ यार म्यूजिक में नहीं आई, मज़ा नहीं आया, बाकी सब ठीक है। तो हमें पता लग गया आपकी अब एक्शनेबल पॉइंट क्या है कि म्यूजिक सही नहीं है, तो म्यूजिक चेंज करेंगे। और ऐसे भी होता है बहुत बार, क्या होता है पूरी फिल्म बन जाती है, सारी चीज़ें डन हो जाती है, करेक्शंस भी हो जाते हैं, ये बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन होते हैं, एंड में जाके क्लाइंट बोलता है कि म्यूज़िक चेंज कर दो। अब वो आपकी पूरी मेहनत दोबारा से होती है, उस चीज़ को कैसे टैकल करना होता है? ऑनेस्टली मैं बताऊँ आपको, मैं कर देता हूँ। कर देते हो तो मेरे लिए एक टैंजिबल आउटकम पता है क्या है क्लाइंट के साथ काम करने में? उसका सेटिस्फैक्शन। बाकी सब कुछ इररिलेवेंट है। तो वो मुझे कुछ भी बोलता है मैं कर लेता हूँ, अनटिल एंड अनलेस वो सेंस बना रहा हो। अगर वो सेंस लेस है, लॉजिक लेस है, तो मैं फिर पुश करता हूँ क्लाइंट को कि भाई आप लॉजिक में नहीं बोल रहे हो इस बात को। लेकिन अगर उनका लॉजिक है, उनका सेंस है, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा और इस वजह से समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कर देता हूँ। बहुत बार हमें भी ऐसे लगता है, हम क्या करते हैं, जैसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, हम कोई चीज़ काम कर रहे होते हैं बहुत टाइम तक, हमें वो अच्छी लग रही होती है, बट वो जब हम क्लाइंट को भेजते हैं उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर हम उसे चेंज कर देते हैं। फिर वो हमें भी अच्छी लगने लग जाती है कि हाँ यार बोल तो सही रहा है, सही उस टाइम पे हमें लगता है कि यार नहीं ये तो सही, वो बेसिकली एक वो होता है अटैचमेंट। हाँ, तो आई थिंक बहुत सब सारे क्रिएटर्स के साथ ही होता है ये हाँ। आप कुछ बना रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो उससे कि यार ये कैसे बोल दिया इसने कि बट आपको अटैच सेटिस्फैक्शन से होना है ना क्लाइंट के, आपको प्रोडक्ट से नहीं होना। प्रोडक्ट भी मतलब लाइक ऐसा नहीं कि आपको पुश नहीं करना चाहिए अपने क्लाइंट को। अगर कोई चीज़ सही है, अब कोई बोले, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, कोई क्लाइंट आपको आके बोले कि यार इसमें ना हम वॉइस ओवर करते हैं और या वॉइस ओवर नहीं करते हैं, ऐसे देखते हैं, और आपको लगता है कि इस फिल्म को वॉइस ओवर की ज़रूरत है, तो आपको पुश करना पड़ेगा क्लाइंट को। नहीं, अगर आप अब हम बोलेंगे क्लाइंट को जाके कि नहीं अगर आप वॉइस ओवर नहीं करोगे तो हम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे अपनी ऑडियंस से, और आपको उसको लॉजिक और सेंस समझाना पड़ेगा। आधा काम बेसिकली यही है कि कैसे आप एक जगह पे अराइव करते हो और अग्री करते हो कि करना क्या है। मेरे को लगता है फिल्म मेकिंग के लिए और लाइक किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कंटेंट पीस के लिए, इवन इफ इट्स अ पोस्ट दैट नीड्स टू गो ऑन सोशल मीडिया, आपको उसका लॉजिक समझाना पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा उनकी तरफ से कि क्या है। अच्छा, एक चीज़ और है जो क्रिएटर्स को मिलनी इशू आता है कॉस्टिंग में, मतलब वो कॉस्टिंग कैसे बताए।
क्लाइंट को? मतलब कोई भी अगर ऐड बनाना है उसका कोई मेजर कॉस्ट नहीं होती, किसी का भी हम नहीं बता सकते कितना इक्विपमेंट यूज़ होगा। अब क्या होता है, क्लाइंट का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कॉस्ट बता दो, कितना लगेगा। तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है? 2-3 तरीके हैं ब्रो। एक तो लाइक कुछ तो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो पहले से आप बना चुके हो और आपको पता है कि क्या कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जांपल मतलब मैं वीडियोस को प्रोडक्ट्स की तरह देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे आके कोई बोलता है कि यार मुझे ना एक कॉर्पोरेट फिल्म बनानी है 5 मिनट की, और मेरा बिजनेस है बेसिकली मैं ऑटोमोबाइल बनाता हूँ, ठीक है, मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो मेरे को पता है इसके 2-3 जगह पे फैक्ट्री होंगी, एक कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, 3-4 लीडर्स होंगे जो बात करेंगे। तो मेरे दिमाग में छपा हुआ है वायर फ्रेम, आप समझ रहे हो कि बेसिकली कि इस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि 3 दिन में ये शूट मैं कर दूंगा और 5 मिनट की कॉर्पोरेट फिल्म बनाने में मुझे इतना टाइम लग जाएगा। तो उसका तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ, मेरे पास है पैकेज बना हुआ उसका। लेकिन कोई मान लेते कोई अतरंगी वो आती है लाइक रिक्वायरमेंट, कोई कहता है कि यार मुझे म्यूजिक वीडियो बनाना है और मुझे एक ही दिन में बनाना है, ठीक है, और मुझे कॉस्ट बताओ कितनी लगेगी पहले। तब मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को उस तरफ लेके जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे हम एक डेफिनेट स्कोप ऑफ वर्क पे आ जाएं। मैं स्कोप ऑफ वर्क डेवलप करने की कोशिश करता हूँ पहले, एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि फिर उसे भी पता है कि वो क्या किस चीज़ के लिए पे कर रहा है और आपको पता है आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हो। सो एक दिन में अच्छा कितने आर्टिस्ट हैं उस गाने में, ठीक है, कितनी लोकेशन सोच रहे हैं हम करने का, और ऐसी ऐसी चीज़ें क्वेश्चन कर करके ना मतलब आप एक बना लेते हो एक स्कोप ऑफ वर्क। देन फिर मैं कॉस्ट बताता हूँ। तो ये मैं एक कॉल में करता हूँ, मतलब पहली कॉल में भी कर सकता हूँ मैं ये। ओके। एंड आई थिंक पहली कॉल में ही करना चाहिए ये सब, जब आप उसको स्कोप समझना है किसी के साथ। और किसी को बिल्कुल नहीं पता, कोई बिल्कुल ही वो है मतलब, तो मेरे को ऐसा आइडिया लगता है आपको उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। ओके। क्योंकि वो आपको अभी नहीं तो आगे आपको परेशान करेंगे, ओके। क्योंकि उनके दिमाग में चीज़ें क्लियर नहीं है। आप कोशिश कर रहे हो उनको क्लैरिटी की तरफ ले जाने के लिए और वो नहीं जाना चाह रहे क्लैरिटी की तरफ, तो वो बाद में भी नहीं जाएंगे जब आप वीडियो बना लोगे। तो समझ गया। तो यू शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ क्लाइंट्स। तो अभी प्रोडक्शन हाउस जो मैनेजमेंट होता है ना, इसको आप कैसे टैकल करते हो? लाइक जैसे पूरा क्लाइंट को भी मैनेज करना है, आपको क्रिएटिविटी भी दिखानी है, आउटकम भी देना है, एक साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, इन सबको एक साथ मैनेज कैसे करना है? उसके साथ आपको अपने प्रोडक्शन को मार्केट भी करना है, ठीक है, उसकी खुद की मतलब प्रेजेंस भी रखनी है। तो इन सब चीज़ों को आपको इक्वली मतलब एक साथ कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि इसके साथ आपके और काम भी चल रहे होते हैं, आर्टिस्ट भी मैनेज कर रहे हो आप, और भी चीज़ें कर रहे हो, तो आप कैसे मैनेजमेंट क्या करते हो इन सारी चीज़ों का? बहुत सारे तरीके हैं हमारे बीच में, डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्लिनिकली डिवाइड करा हुआ है, अग्रिम मैंने और ध्रुव ने अपने बीच में रोल्स। फॉर एग्जांपल अग्रिम टेक्स केयर ऑफ ऑल द अकाउंट्स, तो मेरे को नंबर्स के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई एम नॉट गुड विद मैथ्स, तो पहले ही मैंने कहा कि भाई एंड ही इज़ गुड विद मैथ्स एंड ही कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सो ही टेक्स केयर ऑफ दैट। सो हमारे बीच में पहले तो क्लिनिकली डिवाइडेड रोल्स हैं इन दैट सेंस कि ओवरऑल मोटा मोटा मैनेजमेंट कैसे होगा। फिर आ जाता है क्रिएटिव वाली बात आ जाती है, एंड क्लाइंट्स के साथ बात आ जाती है, दैट आई टेक केयर ऑफ कम्प्लीटली। एंड इफ़ नीड बी दे ऑल्सो पिच इन, मतलब मान लेते हैं अगर 6 क्लाइंट है तो मैं बात नहीं कर सकता 6 क्लाइंट से एक बार में, बट वहाँ पे वो पिच इन करते हैं। तो मोटा मोटा ये कि बेसिकली हमारे बीच में रोल्स हैं एंड हम एक दूसरे के रोल्स भी फुलफिल करते हैं, बट क्लिनिकल रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोल सकते हैं जिसको, कि अगर अकाउंट्स GST अभी भरना है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अग्रिम की है कि GST भरना ही भरना है, ठीक है। अब कोई क्लाइंट की ब्रीफ आई है, उसे वापस भेजना है कोटेशन और आइडिया, वो मेरी जिम्मेदारी है। आई हैव टू ड्राइव थ्रू दैट। दो मुझे उसमें अग्रिम की मदद लेनी पड़े या ध्रुव की लेनी पड़े और किसी की टीम से लेनी पड़े, लाइक तुषार और बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक इंटरनल मैनेजमेंट के लिए तो हम ये करते हैं कि बेसिकली क्लिनिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइडेड है। बट अब आप कहते हो जैसे क्रिएटिविटी नहीं है डालनी है किसी चीज़ में और वो सब डालनी है, तो हमने एक तरीका बना रखा है जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर। सो हमारे हर प्रोजेक्ट में एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन्वॉल्व रहता है। सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास 4 प्रोजेक्ट आए, आपने मुझे 4 प्रोजेक्ट अभी दे दिए। अब मैं क्या करूँगा, एक प्रोजेक्ट पे तुषार है, एक प्रोजेक्ट पे ध्रुव है, एक प्रोजेक्ट पे मैं हूँ, एक प्रोजेक्ट पे सुमित मौर्य है। तो हम 4 प्रोजेक्ट्स पे 4 डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं और वो ड्राइव करते हैं पूरे प्रोजेक्ट्स को। ओके। सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट को भी बात करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर क्रिएटिविटी का जो तड़का डालना, और सब कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड टू एंड डिलीवरी करने का। तो ये रोल्स हमने डिफाइन करे हुए हैं। और इसमें बीच में आप अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए कैसे टाइम निकालते हो? लाइक अपने खुद के गाने जो बनाते हो आप, उनके लिए कैसे टाइम निकलता है? निकल जाता है, बिकॉज अगेन वी आर अ बुटीक कंपनी, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग अ लॉट ऑफ पीपल कांट अफोर्ड अस।
सो होता क्या है, मेरे पास क्वेरीज तो हर रोज़ आती हैं, मतलब आप मान के चलो 10 क्वेरीज मेरे पास हर रोज़ आती होंगी। इतने अच्छा मैंने एसईओ कर रखा है कि मुझे 10 लोग फ़ोन उठा के कर देते हैं कॉल, बट दे कांट अफोर्ड अस एट ऑल। मतलब जो हमारा बिल्कुल मिनिमम रेट भी होगा वो भी लोगों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो मेरे पास काम वैसे ही कम रहता है, मतलब कंपेरेटिवली। तो मेरे पास एक्चुअली बहुत टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए अपने उसमें। क्योंकि मैं आपको देखता हूँ हमेशा, आप कभी अभी जैसे आप कुछ दिन पहले गोवा में थे, उससे पहले कहीं और थे, हमने बात करनी कब शुरू की थी। तो इतना हेक्टिक शेड्यूल में करते रहना और फिर अपने लिए भी टाइम निकालना। हाँ, वो सो प्रोजेक्ट देखो, हाँ, उससे पहले गोवा से पहले मैं अपने प्रोजेक्ट पे ही था। अच्छा हाँ, अब आई थिंक शूट करने गए थे, क्योंकि मेरे को अग्रिम भाई ने बताया था कि आप गाना शूट करने जा रहे थे। Yes, तो वही टाइम की बात कर रहा था हाँ, मैं। तो 14 दिन वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, हाँ, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट आया तो गोवा चले गए। हाँ। अभी एक और प्रोजेक्ट आ रहा है तो कहीं और जा रहे हैं। नाइस। आई थिंक इतना काम ही नहीं कर रहे होते हम कि अपने चीज़ों पे फोकस ना कर पाएँ। हम ओवरवर्क नहीं करते हैं। ओके। एंड एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अब इंटायर प्रोडक्शन हाउस इज़ ऑन अ फ्रीलांस मॉडल। शायद मैंने आपको बताई थी अगर। हाँ, लास्ट टाइम। तो हमारे 2-4 लोग हैं जो सैलरीड है, बट उसके अलावा पूरी की पूरी टीम फ्रीलांस मॉडल पे है। तो मेरे पास प्रेशर नहीं है कि मुझे एंड ऑफ द मंथ ये इतना पे करना है। तो जैसे ही मैं उस प्रेशर से निकला, एंड आई थिंक ये मॉडल मैंने ना विनीत सर को भी बताया था एंड काफ़ी लोगों को बताया था कि इस मॉडल पे काम करते हैं। नो बडी यू नो लाइक टुक मी सीरियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास प्रेशर ही नहीं है। जब प्रोजेक्ट आता है, और मैं पहली बात तो वही प्रोजेक्ट हम करते हैं जो हमें करना है, जिसमें सब अग्री करते हैं, वरना हम प्रोजेक्ट करते भी नहीं, हम मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते। एंड अपनी लाइफ में मैंने आज तक कभी इतने प्रोजेक्ट्स को मना नहीं करा होगा जितना मैंने जब से ये मॉडल आया तब से मैंने मना करना शुरू करा है। नाइस। एंड जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो फिर हम इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि उसकी वजह से और प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्योंकि हमारे क्रिएटिव जूसेस फ्लो नहीं कर रहे हैं ना पूरे टाइम। अब हो क्या, पहले क्या हो रहा था कि हमको पूरे रात दिन दोपहर काम करना पड़ रहा है कि बस हम किसी तरह एंड मीट निपटा पाएँ। हाँ। क्योंकि 10 लाख रुपए का हमारा महीने का खर्चा था। तो 10 लाख रुपए का महीने का खर्चा कोई कम थोड़ी होता है। बहुत बड़ा होता वो है। भी देहरादून जैसे शहर में। टीम इतनी बड़ी थी आपकी। हाँ, तो हम उस खर्चे को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे थे। तो हमें कुछ भी उठाना पड़ता था काम, हमको कुछ भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब ऑन दी अदर हैंड हमारे पास कोई खर्चा ही नहीं है। कितना 1.5 लाख रुपये खर्चा होगा, विच इज़। बट इसके लिए भी आपको टीम चाहिए ना, वो आपके पास ऑलरेडी डेवलप्ड है पहले से। हाँ, ये and I चीज़ भी है, think- और वो ट्रस्टवर्दी टीम है। Yes. मेन चीज़ वो है, हर किसी के पास वो नहीं होती। नहीं, और इससे एक और चीज़ अच्छी हुई कि ये सारी टीम मेंबर्स ना और जगह भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और नई चीज़ें सीख रहे हैं, एंड दे ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस टू द टेबल अगेन। अब विवेक है वो कहीं काम कर रहा है, सुमित मौर्य ने भी पता नहीं कितने लोगों के साथ काम करा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। हमारी अलग अलग टीम ने अलग अलग जगह पे काम करा, उससे भी हमें बहुत बेनिफिट मिला, मतलब कि बहुत स्किल वही सेट्स चीज़ है ना, आए। जितना वो पूरे महीने काम कर रहे हैं वो उतना ही वो 3-4 दिन के प्रोजेक्ट में कमा ले रहे हैं। उनके लिए भी बढ़िया, बाकी दिन वो कहीं भी काम कर सकते हैं। कहीं भी काम कर सकते नहीं तो हमारे ऊपर भी बर्डन है, उनके ऊपर भी है। हाँ, कि आपके ऊपर बर्डन एक्चुअली पता है कि वो रिलेशनशिप्स पे खराब करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने उनके, मतलब आप मान के चलो एक महीने में कितने 4 संडेज होते हैं, और मान लेते हैं 4 और छुट्टियां मान लेते हैं, तो 22 दिन आपके पास अवेलेबिलिटी है रिसोर्स की। तो आपको ऐसा लगेगा कि 22 दिन काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब से पैसा जा रहा है। बट हाँ, बट लेकिन वो आपकी रिलेशनशिप भी तो खराब कर रहा है, हाँ, क्योंकि क्रिएटिव काम वैसा नहीं है। वो एक दिन हाँ, मतलब कि तो हमें एक्चुअली हम सब बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं जब से ये ट्रांजिशन करा है हमने, एंड आई थिंक दैट्स द राइट वे ऑफ ऑपरेटिंग। मैंने ना बीच में यही करा था, बट मेरे साथ ये इशू हुआ कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने यही वाली चीज़ें करी, बीच में आई थिंक इस यहाँ पे सेटअप करने से पहले मैं यही कर रहा था, बट एक सेटअप चाहिए होता है, तभी मैंने एक सेटअप यहाँ पे डाला। पहले मैं निहाल के साथ यही काम कर रहा था कि वो पूरा हमने वही सेटअप कर रखा है, सारी टीम फ्रीलांस है, बट जो एक वो चाहिए होता है ट्रस्टवर्दी लोग चाहिए होता है। अब आपने किसी को फ्रीलांस बोल दिया, बट अगर वो बाई चांस एंड टाइम पे वो अवेलेबल नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत बार चीज़ें खराब हो जाती हैं। हमारे साथ भी होता है। हाँ, लेकिन फिर हमारे पास ये है ना, हमारे पास एक्सटेंडेड नेटवर्क भी तो है फिर। अब आप 10 फ्रीलांसर्स को जानते हो, ठीक है, फिर यशस्वी जानता है और 50 लोग जानते हैं फ्रीलांसर्स को, और फ्रीलांसर्स भी जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं कोशिश ये करता हूँ सबसे पहले कि मैं अपनी टीम के साथ काम करूँ। वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है हाँ, ना बिल्डअप है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर मैं ये भी नहीं दोबारा सोचता कि मैं बाहर जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज अगेन वर्क इज प्रायोरिटी ना। लोग अब वो नहीं है तो कहीं और काम कर रहे हैं इस वक्त, तो वो भी कोई दिक्कत, मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें इररिलेवेंट हो जाती है, बिकॉज अगेन द डायरेक्शन इज योर्स। तो लोगों को भी आप एडवाइस करोगे फ्रीलांस के लिए या फिर जॉब के लिए, मतलब क्या क्या उनको क्या प्रेफर करना चाहिए? भाई जिसको सिक्योरिटी चाहिए वो जॉब करे, कभी कभी किसी का 1 महीना काम भी नहीं होता फ्रीलांस में उनके काम के ऊपर और कितनी उनकी रीच है। यस, क्योंकि अगर आप देखो एक तरीके से तो
फ्रीलांस में ये भी हो सकता है कि आपके 2-3 महीने काम नहीं है, बहुत बहुत बार होता है। हाँ, तो तब आपको जॉब प्रेफर करना चाहिए। एंड दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं बाहर मार्केट में। लोग पीपल आर हायरिंग ऑल्सो इन प्रोडक्शन हाउसेज, पीपल आर ऑल्सो गेटिंग फ्रीलांसर्स ऑन बोर्ड। सो आई थिंक, बट मेरे लिए फ्रीलांस मॉडल ज़्यादा बेहतर लगा मुझे। कभी आपके साथ ऐसा सीन हुआ है कि आप जैसे बहुत काम कर रहे हो, एकदम से ऐसा फेज आ गया हो कि बिल्कुल ही काम नहीं है? हाँ, बहुत बार हुआ है। तो उस फेज में आप कैसे करते हो उसको, मतलब ओवरकम कैसे करते मैं इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स में बहुत यकीन रखता हूँ, और मैं वही करता हूँ ब्रो। हो? नाइस। क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि वो क्या करते हैं, जितना कमाते हैं उतना उड़ा देते हैं। ये गलत है। हाँ, और क्या ये होता है- एक्चुअली जनरली लाइफ में गलत है। हाँ, तो क्या करते हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे फिल्म मेकर्स कैसे देखा, वो एंड टाइम पे बिल्कुल ऐसा होता है कि यार काम है, कुछ काम है, तो वो आगे पीछे ऐसे ही वो करते रहते हैं। बेसिकली आई विल नॉट एडवाइज एनीबडी टू बी हैंड टू माउथ, कि भाई आप कमाओ और पैसा उड़ा दो, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप पैसा कमाओ, उसे इन्वेस्ट कर दो, बात अलग है। आपने इक्विपमेंट खरीद लिया उससे, या आपने इन्वेस्ट कर दिया फर्दर, वो बात अलग है। लेकिन आपको पैसा, मतलब आप ऐसा नहीं कि आपने 20,000 के जूते खरीद लिए हैं 30,000 का प्रोजेक्ट करके। सो पॉइंट ये है बेसिकली कि आपको, ये तो लाइफ एडवाइस ही नहीं है, मतलब जनरली, मतलब कि भाई ऐसा मत करो। हाँ, कि ऐसा मत करो भाई। इंपॉर्टेंट ये कि आपको सेविंग्स करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये कि देखो, कोविड ने हमें ये भी सिखाया कि बैड टाइम्स आते हैं। फॉर्चुनेटली मेरे पास थी सेविंग्स, इसलिए मैं सर्वाइव कर गया। मेरे पास नहीं होती सेविंग्स, मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। और मैंने एक्चुअली अपने आप को तो सपोर्ट करा, मैंने और लोगों को भी सपोर्ट करा। आपने तो अभी अपना पूरा घर भी बनाया है, यस। वो भी बड़ी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। सो हाँ, मतलब लाइक आप ही देखो तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाई, सेविंग्स के थ्रू ही हो सकती हैं ये। और इंडिया में रह के तो आपको बहुत ज़्यादा सेविंग्स करनी चाहिए, और अपना ना वॉलेटाइल मार्केट में, मतलब वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने शेयर मार्केट में डाल दिया पैसा, ठीक है, या आपने बिटकॉइन खरीद लिया, या आपने ये खरीद लिया, ये सब नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब ये मेरा ओपिनियन है। मैंने डुबाए हैं बिटकॉइन के पैसे। तो मेरे को लगता है कि भाई पैसे से जुआ मत खेलो, पैसे को सेव करो, है ना। और अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ में बहुत यकीन रखता हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता हूँ, चाहे कुछ भी आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे M1 सीरीज़ आई थी मैकबुक की, और मैकबुक प्रो, मैक स्टूडियो और ये सब, जिस दिन लॉन्च हुआ M1 मैक्स, मैंने उसी दिन M1 मैक्स खरीदा है। Nice. और मैंने आई थिंक फर्स्ट 3 या 4 मंथ्स में मैंने उसके पैसे भी रिकवर कर लिए होंगे। वही चीज़ होती है ना। क्योंकि मैंने उस वक्त इन्वेस्टमेंट करा उसमें। आज की डेट में मेरे को बहुत सारी एडिटिंग जॉब्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि अब हर बंदा A7S3 में शूट कर रहा है, उसमें 100 FPS H.265 फुटेज है, वो नॉर्मल पीसीज में एडिट हो ही नहीं पाती, चाहे प्रॉक्सी भी कर लो, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे पास जो सिस्टम्स हैं उसमें बहुत आसानी से प्रोसेस हो जाती है वो, तो लोग मुझे दे रहे हैं एडिट्स को। बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है, वो क्या करते हैं, पहले वो कैमरा में इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं करते। यस, जबकि उनको इन्वेस्ट सिस्टम्स में करना चाहिए पहले। ये हमने अब रियलाइज करा। एक्चुअली हमने भी पहले कैमरा में इन्वेस्ट करा था, लेकिन अब हम कैमरास में इन्वेस्ट नहीं करते, हम हायर कर लेते हैं कैमरास। वही चीज़ है। अब जैसे बाहर है, लेकिन कंप्यूटर 6-6 साल चलता है। वही अब कैमरा लेंसेज में इन्वेस्ट कर लो। मुझे Lenses भी लगता है करनी चाहिए। लेंसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेंसेज क्या है, अब आपको हर जगह लेंसेज नहीं मिलेंगे। अब जी मास्टर देहरादून में ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बॉडी आप A7S3 से लेके सारी मिल जाएगी आपको, yes. कोमोडो मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बट लेंसेज नहीं Lenses नहीं है। मिलेंगे। दूसरी चीज़ आपको कंप्यूटर नहीं मिलेंगे रेंट पे। सही बात है। तो वो चीज़ पे वो चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। यस, ऑल्सो रेलेवेंट ना। अभी हमने A7S2 लिया था जब नया नया आया था, एंड हमने कुछ उसकी एक बॉडी थी, कुछ 2.25-2.5 लाख रुपए की बॉडी थी उसकी, जब हमने लिया था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2017 या 16, आई डोंट नो, ऐसी कुछ था जब आया था A7S2। मैं अभी हमने बेचा उसको 2021 में, एंड बिलीव मी वो एक बॉडी 35-35 हज़ार रुपये की गई है। वही बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने एक 2014 में एक पीसी बनाया था, आई थिंक i7 था वो, 6 कोर, और वो कुछ बनाया होगा मैंने 1.5 लाख रुपए का उस टाइम पे। वो मैंने 75,000 रुपीज़ का अभी बेचा 2021 में। आप डेप्रिसिएशन देखो, एक कैमरा की वैल्यू 1/5 हो गई, और उसकी सिर्फ हाफ हुई पीसी की। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है ना कैमरा। पीसी इन्वेस्टमेंट्स फिर भी बेटर इन्वेस्टमेंट्स है, कैमरा नहीं है, लेंसेज हैं। लेंसेज बहुत, क्योंकि जैसे हमने सैमसंग खरीदे, अभी भी चल रहे हैं वो हमारे। ऑडियो में, ऑडियो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। एक ऑडियो खरीदोगे आप 20-30 साल तक चला सकते हो। सबसे ज़्यादा लॉन्गर तो ऑडियो ही है। जो पहले का जूम चल रहे थे वो आज तक चल रहे हैं, ठीक है, वो चेंज ही नहीं हो रहे हैं। माइक ये आप ले लोगे, ये आज से 20 साल तक 20 साल तक चलेंगे, सेम ही चलेंगे। यू आर राइट। सो वो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच के करना चाहिए, आई थिंक। लाइट्स में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। लाइट्स इंपॉर्टेंट है जबकि इन्वेस्टमेंट करना। सबसे बढ़िया क्वालिटी तो लाइट से ही आती है। लोग सोचते बट लाइट्स भी ना हायरिंग पे मिल जाती है, कैमरास हायरिंग पे मिल जाते हैं, अगेन सिस्टम्स नहीं मिलते हायरिंग पे, और लेंसेज बड़ी मुश्किल से मिलते हैं हायर पे। ये मैं अग्री करता हूँ। आई थिंक ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी चीज़ें तो आप हायर कर सकते हो।
एंड प्रोजेक्ट वाइज हायर करो ना, क्या दिक्कत है? वो तो है। जब प्रोजेक्ट आ रहा है तब रखो, क्यों सड़ाना कैमरा अपने वहाँ रख के? ऊपर से देहरादून में तो वैसे भी बहुत वो है, लाइक सीलन आती है और ह्यूमिडिटी है यहाँ, तो यहाँ और जल्दी खराब होते हैं इक्विपमेंट। वो अलग से यहाँ पे कोई कैबिनेट वगैरह तो कोई लेता नहीं है उसके लिए। हाँ अभी मतलब हम हमारे पास हैं हाँ, फॉर्चुनेटली। आपने तो ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। हमारे मतलब इनका पास तो setup- बहुत बड़ी बड़ी कैबिनेट्स हाँ, हैं। मैं ना इनका सेटअप दिखाऊंगा, आपने थोड़ी फुटेजेस दे देना। मैं देता हूँ ठीक आपको। है, तो इनका सेटअप दिखाऊंगा। मतलब इन्होंने ना 2-2 लाख रुपए के तो ओलेड डिस्प्ले रखे हैं देखने के लिए। वंस यू गो ओलेड यू कैन नॉट गो बैक। हाँ, तो आप देख के वो करोगे कि कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हाँ हमने इन्वेस्टमेंट बहुत करा है, लेकिन वही वर्क लाइफ लग्जरी में करा है। 20,000 के जूते नहीं खरीदे हैं। यही सबसे बेस्ट चीज़ है आई थिंक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सही जगह करते हो तभी रिटर्न मिलते हैं, और तभी आप इतनी जल्दी सक्सेस को अचीव कर पा रहे हो। एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस को रन करना मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें भी तो हैं कि आप क्या डिसीजंस लेते हो, आप किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप किन चीज़ों को एक्चुअली आप किन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो, और एक्चुअली आप क्या सोच रहे हो विजन आगे अपने प्रोडक्शन हाउस का। वरना तो 4 लोग मिले, कंपनी खोली और कर लिया, लेकिन डिसीजंस बनाती है एक कंपनी को बेहतर या फिर बेटर या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड या फिर लाइक डेवलप तभी करती है कंपनी जब आपके डिसीजन मेकर्स अच्छे होते हैं या डिसीजन आप अच्छे लेते हो। तो क्रिएटर्स के लिए एक मैसेज आप कोई देना चाहो, जो जितने भी देहरादून के या बाहर के लोग हैं, जो भी आपको देख रहे हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे कि कैसे अपने पता नहीं मेरे को इतने लोग फॉलो करते नहीं करते नहीं, बट क्यों नहीं करते, बहुत लोग करते हैं। नहीं, तो but क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को आप? मैसेजेस हैं मेरे पास, खाली मैसेज नहीं है। हाँ, एक्चुअली फर्स्ट मैसेज तो यही है कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई आप कौन से शहर से हो और आप कहाँ से ऑपरेट करते हो। ये मतलब आपको कभी भी होल्ड बैक नहीं करनी चाहिए चीज़। एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम देहरादून में हैं, और जो भी कहीं भी है, मतलब किसी भी शहर में या कहीं से भी है, उसको ये फील होना चाहिए, उसको प्राउड होना चाहिए कि वो कहाँ से है। एंड एक्चुअली वो फ्लेवर जो है आपका, वो आपको लेके आना है अपनी लाइक क्रिएशंस में, और जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो। आई थिंक दूसरा मैसेज मेरा ये रहेगा कि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये हर चीज़ के साथ है एक्चुअली। एंड आई बिलीव कि अगर आप कोई भी चीज़ सस्टेन करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 3 साल तो उसमें लगाने पड़ते हैं। तो 3 साल तक तो बिल्कुल मत रोना कुछ भी कर रहे हो तो करते रहो। 3 साल के बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। तो 3 साल तक तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे या कुछ मिलेंगे, बस करते रहना चाहिए। सो तीसरा मैसेज ये है कि बेसिकली हर बंदा अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करता है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं। बट मैंने अपनी जितनी भी लाइफ में मैंने सीखा है वो ये है कि बेसिकली कि आप एक ही चीज़ पे फोकस करो एक बार में, तभी आप अच्छा काम कर सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे कुछ भी क्योंकि मल्टीपल दिशाओं में जब इंसान बढ़ता है तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता। तो एक दिशा पकड़नी है और वहीं बढ़ना है पूरे टाइम। थैंक यू लगे भाई, थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत मजा आया और बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन रही। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। यस, और बहुत ज़्यादा बोल दिया हमने तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रोलिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एक बार आप भी सब्सक्राइब के लिए बोल सकते हो। प्लीज़ ब्रो, इनको सब्सक्राइब करो एंड इनको काम दो भाई। ये तो अपनी क्रिएटिव एजेंसी लेके आ गए हैं अपनी, इनको प्लीज़ एड्स एंड ब्रांड्स। थैंक यू वेरी मच।